हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मास्टर मैथ लैब। आज की हमारी वीडियो है फॉर क्लास 10th मैथमेटिक्स प्रीवियस ईयर एमसीक्यू इन बोर्ड एग्ज़ाम। तो रिसेंटली 2025 में जो बोर्ड एग्ज़ाम हुए हैं सीबीएसई के, उसमें जो एमसीक्यू आए हैं फॉर मैथमेटिक्स बेसिक, फॉर मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड्स, दोनों के हमने एमसीक्यू कवर किए हैं। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। लास्ट में आपको एमसीक्यू के बारे में, बोर्ड एग्ज़ाम के बारे में इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करूँगी। बीच बीच में भी एमसीक्यू जितने भी करेंगे, साथ साथ जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं हर एक एमसीक्यू के बारे में, हर एक टॉपिक के बारे में, तो आपको साथ साथ हर एक एमसीक्यू के साथ साथ बताती जाऊँगी। तो इसको जो वीडियो है पूरी ध्यान से सुनना और हर एक एमसीक्यू को ध्यान से नोट आउट करना। तो स्टार्ट करते हैं पहली फर्स्ट क्वेश्चन से। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन एमसीक्यू, इफ़ एचसीएफ ऑफ टू पॉजिटिव इंटीजर ए एंड बी इज़ 1। मान लो हमारे पास जो दो पॉजिटिव इंटीजर हैं ए एंड बी, उनका एचसीएफ हमें गिवन है 1, देन फाइंड देयर एलसीएम। देन हमने उसका एलसीएम फाइंड करना है, ठीक है। तो ये एचसीएफ और एलसीएम वाला जो क्वेश्चन है, ये हमने क्लास 10th में जो है, क्लास 10th के जो बोर्ड एग्जाम है उसमें आया है। लेकिन ये एचसीएफ एलसीएम वाला कॉन्सेप्ट जो है वो हमने क्लास 6th 7th में भी पढ़ा हुआ है। तो ये बहुत ही आसान टॉपिक है। 6th 7th में जो आप पढ़ के आए हो वहीं में से एमसीक्यू बन के आया है, तो बहुत इजी है। इसको करने से पहले आप लोगों को एचसीएफ और एलसीएम के बीच का रिलेशन पता होना चाहिए, ठीक है, जो आपने लोअर क्लासेस में पढ़ा हुआ है। तो एक बार फिर से रिकॉल कर लेते हैं, क्या रिलेशन है उसका। एलसीएम इनटू एचसीएफ इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। जिन दो नंबर्स का हम एलसीएम निकाल रहे हैं, एचसीएफ निकाल रहे हैं, उन्हीं दो नंबर्स का प्रोडक्ट किसके बराबर आता है? एलसीएम और एचसीएफ के प्रोडक्ट के बराबर। तो इसी रिलेशनशिप को यूज़ करके हमने क्या करना है, यहाँ से एलसीएम निकालना है। तो गिवन हमारे पास क्या है? एचसीएफ गिवन है, दो नंबर है ए एंड बी, जिसका एचसीएफ हमें गिवन है 1, एलसीएम निकालना है, ठीक है। एचसीएफ फिल कर दिया यहाँ पे 1, एलसीएम हम लोगों ने निकालना है। एलसीएम हमने निकालना है ए इंटू बी, दो नंबर क्या है? ए एंड बी। तो एलसीएम हमने निकालना है, 1 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करो तो वो नंबर वैसे क्या वैसे रह जाएगा। तो यहाँ पे ये वाली साइड क्या बन गया? ए इंटू बी क्या बन गया? ए बी। तो कौन सा राइट आंसर आ गया हमारा? डी ऑप्शन। बहुत ही सिंपल था। नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, द नंबर 3 प्लस √2 इज। ये जो आपको गिवन नंबर दिया गया है, आपने बताना है कि ये नंबर कौन सी टाइप का नंबर है। रैशनल नंबर है, इररेशनल है, इंटीजर है, नेचुरल नंबर है, कौन सा नंबर है, ठीक है। तो हम लोगों ने पढ़ा हुआ है हमारे चैप्टर में, रैशनल नंबर चैप्टर्स में, जो 3 है वो हमारे पास क्या है? रैशनल नंबर है। और जो √2 है वो हमारे पास क्या है? इररेशनल नंबर है। और हमने ये प्रॉपर्टी पढ़ी है, जब भी रैशनल नंबर को इररेशनल नंबर में ऐड करते हैं तो आंसर हमेशा क्या आता है? इररेशनल नंबर। तो यहाँ पे भी रैशनल नंबर इररेशनल नंबर में ऐड हो रहा है, तो आंसर क्या आ जाएगा? इररेशनल नंबर। इट मीन्स द नंबर 3 प्लस √2 इज एन इररेशनल नंबर। बहुत ही आसान था अगर आपको बेसिक कॉन्सेप्ट पता है। हर चैप्टर की इंट्रोडक्शन में टीचर जो आप लोगों को बेसिक इंट्रोडक्शन टिप्स बताते हैं, जो हम लोग ध्यान से नहीं सुनते, इंट्रोडक्शन पार्ट बताते हैं जो आप लोग इतने ध्यान से नहीं सुनते, लेकिन जो एमसीक्यू हैं वो वहीं से ही आते हैं, ठीक है। जो रूल्स हैं, जो प्रॉपर्टीज़ हैं, जो चैप्टर की स्टार्टिंग में, जो चैप्टर की इंट्रोडक्शन में आपको बताई जाती है ना, जो एमसीक्यूज़ हैं मोस्टली वहीं से आते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन x² माइनस 3x माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0 इज। डिस्क्रिमिनेंट निकालना है आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन आई होप सभी को पता है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन कौन सी इक्वेशन होती है? जिसकी हाईएस्ट पावर जो है 2 है। x² माइनस 3x माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0 हमारे पास गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालना है। डिस्क्रिमिनेंट हमने पढ़ा है कि जो आप लोगों को ये बताने में हेल्प करता है कि जो आपकी गिवन इक्वेशन है उसके रूट्स की टाइप कैसी है, उसके रूट्स की नेचर कैसी है, इक्वल है, अनइक्वल है, रियल है, इमेजिनरी है, कैसे रूट्स हैं, ठीक है। तो डिस्क्रिमिनेंट निकालने का हमारे पास एक प्रॉपर फॉर्मूला होता है। अगर आपको वो फॉर्मूला पता है फिर ही आप ये क्वेश्चन कर सकते हो। तो फॉर्मूला क्या है हमारे पास? हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स निकालने का फॉर्मूला होता है x इज इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस रूट b² माइनस 4ac ओवर 2a। इसमें से जो सर्कल किया हुआ है b² माइनस 4ac, ये क्या होता है हमारे पास? डिस्क्रिमिनेंट, जो कि हमें ये बताता है कि हमारी जो गिवन इक्वेशन है उसके रूट्स की नेचर कैसी है।
ठीक है। तो यहाँ पे आप लोगों को रूट्स निकालने के लिए नहीं बोला, सिर्फ और सिर्फ डिस्क्रिमिनेंट निकालने के लिए बोला है। तो वैल्यूज़ हम फिल करेंगे। तो पहले आप लोगों को पता होना चाहिए इसमें बी क्या है, ए क्या है, सी क्या है। तो ये सारी चीज़ें आपको जर्नल क्वाड्रेटिक इक्वेशन से पता चलती है। जर्नल क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारी क्या होती है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू 0। तो हम अपनी जो इक्वेशन है, ये जो हमारी गिवन इक्वेशन है उसको क्या करें, इससे कंपेयर करें और इसमें से ए बी सी की वैल्यू निकालते हैं। गिवन इक्वेशन हमारे पास है एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0। तो इसमें से a की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, a की वैल्यू आ गई 1, क्योंकि यहाँ पे a की जगह पे कोई भी नंबर नहीं है। b की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, -3। c की वैल्यू हमारे पास आ गई -2। ठीक है। तो डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला है b स्क्वायर माइनस 4ac। वैल्यूज़ फिल करो, b स्क्वायर यानी -3 का स्क्वायर -4 1 c आपके पास है -2। तो यहाँ पे -3 का स्क्वायर किया 9, माइनस का यहाँ पे भी माइनस है और यहाँ पे भी माइनस है, माइनस माइनस दोनों क्या हो गए, यहाँ पे प्लस हो गए। 4 × 1 × 2 क्या आ गया, 8 + 9 आपके पास आ गया 17, पॉजिटिव 17। ठीक है। तो डिस्क्रिमिनेंट के फॉर्मूले में रूट नहीं होता, सिर्फ बी स्क्वायर माइनस 4ac, वो ऊपर वाला रूट नहीं लेते। तो आंसर हमारा क्या आ जाएगा, सिंपल आएगा, रूट में नहीं आना। तो इसका आंसर क्या आ गया, ऑप्शन बी 17। आई होप आप लोगों को क्लियर है। फॉर्मूला आप लोगों को अगर पता है, डिस्क्रिमिनेंट का रूल पता है कौन सा है इसका फॉर्मूला, तो आप ये क्वेश्चन आसानी से कर सकते हो। ठीक है। दोनों नोट डाउन कर लो, पॉज करके वीडियो को, जहाँ पर भी जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज बीच में आ रहे हैं उसको साथ साथ नोट करते जाओ। अपनी एक टॉपिक, अपने एक जो है ना लिस्ट बना लिया करो फॉर्मूलाज की, सो दैट इन दी एंड जब भी आपके पास 5-10 मिनट होते हैं एग्ज़ाम से पहले, या थोड़ा आपने रिवाइज करना होता है, गो थ्रू करना होता है, तो एक ही जगह पे आपने जितने भी फॉर्मूलाज इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखे होते हैं, आप सिर्फ उसको एक बार रिवाइज करो तो आपको सारी की सारी पुरानी पिछली जो है रिविजन हो जाती है। ठीक है। अगर आपको कोई क्वेश्चन डिफिकल्ट लगता है तो उसे इंपॉर्टेंट पॉइंट में क्वेश्चन भी लिख लिया करो, सो दैट आपको अगर पता है कि वो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और आपको आता नहीं है, स्टेप्स भूल जाते हैं, कुछ भी ऐसी चीज़ है, तो उसको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में वहाँ पे लिखो जहाँ पे आप 5-10 मिनट में जस्ट उसको फटाफट से रिकैप करें। ठीक है। तो आगे जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4। द इक्वेशन, यहाँ पे ना इक्वेशन में थोड़ी सी गड़बड़ है। इक्वेशन यहाँ पे x+1 है, x+1 नहीं है, यहाँ पे जो वैल्यूज़ है गलत लिखी हुई है। ये लास्ट टाइम एग्ज़ाम में भी आया था, तो यहाँ पे आना है x² + 1 इज इक्वल्स टू 3। द इक्वेशन x² + 1 इक्वल्स टू 3, कंडीशन x नॉट इक्वल्स टू 0 इज एक्सप्रेस एज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन द फॉर्म ax² + bx + c इज इक्वल्स टू 0। उन्होंने बोला जो आपको गिवन इक्वेशन दी हुई है उसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो जर्नल फॉर्म है उसमें एक्सप्रेस करके उसमें से a b c की वैल्यू निकालने के बाद a - b + c निकालो क्या। तो कंपेयर करें हम इसको अपनी जर्नल इक्वेशन के साथ। जर्नल इक्वेशन है ax² + bx + c इज इक्वल्स टू 0। तो ax² की जगह पे क्या है, x² है, यानी a की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी 1। bx वाली इक्वेशन ही नहीं है, यानी सिंपल x वाली इक्वेशन है ही नहीं यहाँ पे, तो b की जगह पे आपके पास क्या आ जाएगा यहाँ पे 0। तो c की जगह पे यहाँ पे कांस्टेंट है। ठीक है। यहाँ पे 2 नंबर है, पहले 3 को यहाँ से शिफ्ट करेंगे, x² -1 प्लस का 3 इधर आके क्या हो जाएगा -3 +1 -3 यहाँ पे आ गया -2। c की वैल्यू आपके पास क्या आ गई -2। तो आपने क्या निकालना है, a - b + c। तो फिल कर दो वैल्यू, a की जगह पे 1 -0 प्लस -2। ठीक है। 1 - 0 1 ही आ जाएगा, प्लस माइनस 1 - 2 इज -1, 1 में से 2 गए -1, तो यहाँ पे हमारी डी ऑप्शन जो है वो राइट आंसर आ जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन था, क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी थी, जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन वो कंपेयर करके a b c की वैल्यू निकालनी थी, और उन्होंने जो एक्सप्रेशन पूछा था a - b + c उसको सॉल्व करके आंसर बता दें। नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5, फॉर अ पॉइंट
3 - 5 द वैल्यू ऑफ एब्सिसा माइनस ऑर्डिनेट इज। तो एब्सिसा ऑर्डिनेट मोस्टली बच्चों को यही नहीं पता होता कि एब्सिसा और ऑर्डिनेट होता क्या है, वो एक्स वाई में ही रहते हैं। ठीक है, बताया जाता है आप लोगों को, फिर वही बात है, इंट्रोडक्शन में चीज़ें बताई जाती हैं लेकिन आप लोग उस चीज़ को याद नहीं रखते, नोट डाउन नहीं करते। तो यहाँ पे एब्सिसा और ऑर्डिनेट आप लोगों को एक्स वाई को ही कहते हैं। जो हमारे पास एक्स होता है, हमारे पास हमने लिखा है कोऑर्डिनेट क्या होता है, जो पहला वाला कोऑर्डिनेट होता है उसको हम कहते हैं, पहला वाला कोऑर्डिनेट वो हम एक्स होता है और दूसरा वाला कोऑर्डिनेट होता है वाई। तो एक्स को ही एब्सिसा कहते हैं और वाई को ही ऑर्डिनेट कहते हैं। तो गिवन आपके पास एक्स और वाई दिए हुए हैं, उन्होंने बोला एब्सिसा माइनस ऑर्डिनेट। ऐसा क्वेश्चन क्यों आया, क्योंकि एब्सिसा और ऑर्डिनेट पता ही नहीं होता क्या होता है। ठीक है, यानी यहाँ पे आपके पास x माइनस वाई की वैल्यू पूछी हुई है, x की जगह पे 3 है, माइनस वाई की वैल्यू -5 है। तो 3 जब आप ब्रैकेट ओपन करोगे माइनस माइनस प्लस हो गया, 3 + 5 क्या आ गया 8। तो यानी इसकी क्या ऑप्शन आंसर आ गई, ए ऑप्शन इसका आंसर आ गया। ठीक है, एब्सिसा ऑर्डिनेट और इन दोनों को इकट्ठा, जब एक्स वाई इकट्ठे ऐसे ब्रैकेट में दिए जाते हैं इनको कहते हैं कोऑर्डिनेट। ठीक, ये एब्सिसा है, ये ऑर्डिनेट है, ओ से ऑर्डिनेट, लेकिन दोनों को इकट्ठा हम कहते हैं कोऑर्डिनेट। इंट्रोडक्शन में आप लोगों को टीचर्स ने बताया होगा, क्लास में जब भी होगा, कई बार ध्यान नहीं देते लेकिन ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है, बार बार बोल रही हूँ। ये इंट्रोडक्शन का जो पार्ट होता है इसी में से एमसीक्यूज आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6, द मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट डिवाइडिंग द लाइन सेगमेंट इन रेशो। उन्होंने बोला कोई भी लाइन सेगमेंट है उसका जब मिड पॉइंट, यानी मिड का मतलब ही सेंटर वैल्यू, उन्होंने बोला मिड पॉइंट किसी भी लाइन सेगमेंट का उस लाइन सेगमेंट को कितनी रेशो में डिवाइड करता है। ठीक है, ये वैसे आंसर तो बिना सॉल्व किए आ जाना चाहिए। मिड का मतलब है सेंटर, सेंटर का मतलब अगर मेरे पास कोई लाइन है, यहाँ पे कोई लाइन है, तो उसको अगर मैं सेंटर में से कट कर रही हूँ तो ये वाली साइड और ये वाली साइड बिल्कुल बराबर होगी ना, बराबर रेशो में डिवाइड हो जाएगी। अगर ये 5 सेंटीमीटर मान लो तो ये भी 5 सेंटीमीटर होगी, क्योंकि मिड में से, सेंटर में से कट किया है हमने। तो 5:5 दोनों की कटिंग होके आंसर क्या आ जाएगा 1:1। जब भी किसी लाइन सेगमेंट को मिड पॉइंट पे कट किया जाता है तो वो बराबर यानी इक्वल रेशो में डिवाइड होता है। इक्वल रेशो का मतलब होता है 1:1। इन केस आप लोगों को ये चीज़ दिमाग में नहीं आए तो इसका फॉर्मूला भी होता है प्रॉपर हमारे पास। ठीक है, मिड पॉइंट फॉर्मूला होता है हमारे पास, वो आगे वाली हम करेंगे, इक्वेशन इसमें नहीं है, मुझे लगा था शायद मैंने इसमें लिखा हुआ है, तो आगे भी आएगा उसमें करेंगे हम। ठीक है, तो ये हमारे पास फिर आंसर क्या आ गया, वही हो गया कि लाइन सेगमेंट, जैसे किसी लाइन सेगमेंट को बीच में से आप डिवाइड करो तो दोनों साइड बिल्कुल बराबर क्वांटिटी आ रही है, तो इक्वल क्वांटिटी यानी दोनों की रेशो क्या आ जाएगी 1:1। तो इसका आंसर हमारे पास क्या आ गया ऑप्शन सी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द क्राइटेरिया ऑफ सिमिलैरिटी ऑफ द ट्राइंगल। 4 ऑप्शंस दी हुई हैं, इसमें से आपने बताना है कौन सा क्राइटेरिया सिमिलैरिटी के अंडर नहीं आता। तो यहाँ पे भी कंफ्यूजन होती है क्योंकि हमने सिमिलैरिटी के साथ साथ कॉन्ग्रेंस भी पढ़ा हुआ है। ठीक है, और ज़्यादातर बच्चे क्या करते हैं सिमिलैरिटी और कॉन्ग्रेंस में कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, तो कॉन्ग्रेंस में भी कुछ हमारे पास जो क्राइटेरियाज हैं, सिमिलैरिटी में भी हमारे पास कुछ क्राइटेरियाज हैं। कुछ क्राइटेरियाज ऐसे हैं जो दोनों में आते हैं, सिमिलैरिटी में भी आ रहे हैं, कॉन्ग्रेंस में भी आ रहे हैं, लेकिन कुछ क्राइटेरिया ऐसे हैं जो सिर्फ और सिर्फ सिमिलैरिटी में हैं, कुछ ऐसे हैं जो सिर्फ और सिर्फ कॉन्ग्रेंस में। ठीक है, तो यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन सा ऐसा क्राइटेरिया है जो सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल में नहीं आ रहा, नॉट पूछा गया है। ठीक है, तो वो क्राइटेरिया ऑब्वियसली कॉन्ग्रेंस में होगा लेकिन सिमिलैरिटी में नहीं होगा। तो अगर आप लोगों ने रूल्स पढ़े हुए हैं तो आपको ये क्लियर होगा। सबसे पहला हमारी ऑप्शन है AAA। तो AAA, चलो पहले हम वो क्लियर कर लेते हैं, कॉन्ग्रेंस और सिमिलैरिटी में डिफरेंस बता देती हूँ छोटा सा सिंपल से एग्जांपल्स में। कॉन्ग्रेंस होती है एग्जैक्ट कॉपी ऑफ ईच अदर, यानी अगर हम 2 फिगर्स को कंपेयर करते हैं तो वो दोनों बिल्कुल एक जैसी आ रही है, साइज में भी सेम है, कैटेगरी में भी सेम है। लेकिन सिमिलैरिटी में क्या आता है, उनकी कैटेगरी सेम होती है, साइज डिफर हो सकता है। जैसे मान लो मेरे पास इक्विलेटरल ट्राइंगल है, एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है जिसकी सारी साइड 5 सेंटीमीटर है, दूसरा इक्विलेटरल ट्राइंगल है जिसकी सारी साइड 7 सेंटीमीटर है।
तो ये दोनों फिगर सिमिलर होंगी, कॉन्ग्रेंट नहीं होंगी, ठीक है। तो ये फ़र्क है सिमिलैरिटी और कॉन्ग्रेंस में। तो पहले ऑप्शन है ट्रिपल ए यानी एंगल्स बराबर है, तो ये हमने पढ़ा हुआ है। ट्रिपल ए वाली जो है सिमिलैरिटी होती है, कॉन्ग्रेंस नहीं होती है। अभी मैंने आप लोगों को एग्जांपल भी बताई, इक्विलेटरल ट्राइंगल। इक्विलेटरल ट्राइंगल में हमें पता है सारे एंगल्स क्या होते हैं, 60 डिग्री। अभी मेरे पास एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है जिसकी सारी साइड्स 5 सेंटीमीटर है, दूसरा है जिसकी सारी साइड 7 सेंटीमीटर है, लेकिन दोनों के एंगल सेम होंगे, ठीक है, दोनों के एंगल सेम होंगे क्योंकि इक्विलेटरल ट्राइंगल है, तो ये सिमिलर है दोनों, ठीक है। अगर एंगल 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 हमारे पास क्राइटेरिया आ रहा है तो वो सिमिलैरिटी शो करता है, कॉन्ग्रेंस शो नहीं करता, ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन तो नहीं आएगी। सेकंड हमारे पास है साइड साइड साइड, ये हमारे पास ऐसा क्राइटेरिया है जो कॉन्ग्रेंस में भी आता है, जो हमारे पास सिमिलैरिटी में भी आता है, ठीक है। सी ऑप्शन हमारे पास है साइड एंगल साइड, ये क्राइटेरिया भी ऐसा है जो हमारे पास सिमिलैरिटी में भी होल्ड करता है और कॉन्ग्रेंस में भी होल्ड करता है। तो ऑप्शन बची हमारे पास लास्ट ऑप्शन RHS, राइट एंगल हाइपोटेन्यूज एंड साइड। ये जो क्राइटेरिया है ये सिर्फ और सिर्फ कॉन्ग्रेंस में होता है, ये सिमिलैरिटी में नहीं होता, ठीक है। अगेन वही बात हो गई, जब आप लोगों को ये चैप्टर करवाए जाते हैं, स्टार्टिंग में रूल्स बताए जाते हैं, उसमें ये सारी चीज़ें विद एग्जांपल क्लियर होती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन डी, RHS ऐसा क्राइटेरिया है जो सिमिलैरिटी में नहीं आता। नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 डायग्रामेटिक क्वेश्चन है। फ्रॉम द फिगर्स गिवन बिलो विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द मेजर ऑफ एंगल P। एंगल P के बारे में आप लोगों ने बताना है कि क्या सही लिखा है। तो आप लोगों को दो फिगर्स दी हुई हैं, दोनों ही ट्राइंगल हैं। तो पहले तो हम देखें कि दोनों ट्राइंगल्स में आपस में कोई रिलेशन बन रहा है, कुछ खास हो रहा है दोनों में, दोनों ट्राइंगल्स में कुछ कॉन्ग्रेंस, कुछ सिमिलैरिटी, कुछ आ रहा है। तो अगर हम ध्यान से देखें तो नीचे यहाँ पे 6 सेंटीमीटर है, यहाँ पे 12 सेंटीमीटर, 6 का डबल 12, यहाँ पे 3.8 है, यहाँ पे 7.6 है। 3.8 का डबल होता है 7.6। इधर वाली साइड है 3√3, इधर वाली साइड है 6√3। 6√3 3√3 का डबल होता है। तो PQR ट्राइंगल की जो तीनों साइड्स हैं ABC ट्राइंगल के क्या आ रही है, डबल आ रही है, तो ये सिमिलैरिटी में आ जाएगा हमारा। लेकिन BC जो है वो PQ के सिमिलर है, ठीक है, और AB जो है वो RQ के सिमिलर है। तो ट्राइंगल में सिमिलैरिटी लिखते टाइम हमें पता है कि नाम बहुत ध्यान से लिखना होता है। जैसे यहाँ पे ABC ट्राइंगल इज सिमिलर टू, AB लाइन किसके सिमिलर है, RQ के है ना, तो यहाँ पे हम RQP लिखेंगे सो दैट AB RQ के सिमिलर आ रही है, AC वो RP के सिमिलर आ रही है, ठीक है, BC वो किसके सिमिलर आ रही है, QP। तो उनके नाम भी जो है अपने ट्राइंगल के नाम जो सिमिलैरिटी में वो भी उसी सीक्वेंस में लिखने होते हैं जिस सीक्वेंस में हमारे पास सिमिलैरिटीज़ एग्जिस्ट कर रही हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास सिमिलैरिटीज़ आ गई। तो इसी सिमिलैरिटी को कंपेयर करके हमने एंगल्स निकालने हैं, ठीक है। तो ये वाला R वाला एंगल जो है वो किसके सिमिलर आएगा, A वाले एंगल के सिमिलर। B वाला एंगल जो है वो Q वाले के सिमिलर आएगा, और C वाला जो एंगल है वो P वाले के सिमिलर आएगा, ठीक है। यानी हमने P के बारे में बताना है, तो जो वैल्यू C की होगी वही वैल्यू P की आनी। तो हम किसी तरह से एंगल C निकाल लें, एंगल C निकाल लेते हैं, जितना एंगल C होगा वही हमारा एंगल P आ जाना है। तो एंगल C इस ट्राइंगल की हेल्प से निकाल सकते हो। एंगल सम प्रॉपर्टी हम लोगों को पता है, ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का सम क्या होता है, 180 डिग्री। दो एंगल दिए हुए 80 एंड 60, दोनों को ऐड कर दो, 80 डिग्री प्लस 60 डिग्री क्या आ जाएगा, 140 डिग्री। 140 डिग्री को 180 में से माइनस कर दो, आपके पास क्या आ जाना है, यहाँ पे 40 डिग्री आंसर आ जाएगा। तो ये जो C वैल्यू है, C वाला एंगल है, ये आपके पास क्या आ गया, 40 डिग्री। तो P की वैल्यू भी 40 आ जाएगी। तो यहाँ से हमारा आंसर C जो है वह करेक्ट हो जाना है। MCQ में कोशिश किया करो कि जितना भी ऑरली क्वेश्चन हो सकता है करो उसको, रफ में फटाफट उसकी कैलकुलेशन करो। ज़्यादा टाइम MCQ में सोल्यूशन में एक एक लाइन लिखकर सॉल्व करना वो टाइम वेस्ट हो जाता है। अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है ना, वही चीज़ है कि अगर आप लोगों ने रिवीजन की है, प्रैक्टिस की है,
मैथ्स में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है प्रैक्टिस। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे आप लोगों के कॉन्सेप्ट उतने ज़्यादा क्लियर होंगे, आप लोगों के एमसीक्यूज़ जो बेसिक्स हैं वो कॉन्सेप्ट क्लैरिटी से ही सॉल्व होंगे, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास आंसर क्या आ गया, एंगल P इज इक्वल्स टू 40 डिग्री। सिमिलैरिटी का कॉन्सेप्ट यूज़ हुआ था, फिगर को देखा पहले ध्यान से। अगर दो फिगर्स दी हुई हैं, एंगल P के बारे में पूछा है तो दूसरी फिगर का कोई ना कोई काम होगा, तभी तो उसको दिया हुआ है क्वेश्चन में। इट मीन्स उसको यूज़ करना है, ठीक है। तो सामने देखने से पता चल रहा है कि वैल्यूज़ जो है वो डबल आ रही, दूसरे का डबल आ रही, तो सिमिलैरिटी का कॉन्सेप्ट आ रहा है हमारे पास, ठीक है। नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9, इन द गिवन फिगर PA इज अ टेंजेंट टू द सर्कल। सर्कल के ऊपर एक टेंजेंट ड्रॉ किया है, सर्कल का सेंटर है O। इफ OP इज इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर, देन द लेंथ ऑफ AP की आप लोगों ने क्या निकालनी है, लेंथ निकालनी है। लेंथ निकालनी है AP की। गिवन हमारे पास है OP इज इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर। तो हमें पता है कि जो टेंजेंट होता है वो सर्कल के रेडियस के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाता है। तो यानी यहाँ पे जो एंगल A है इसकी वैल्यू आ जाएगी 90 डिग्री, और यहाँ पे सेंटर पे एंगल हमारे पास बन जाएगा 60 डिग्री, ठीक है। तो ये हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल बन गया एक तरह का। अगर मैं इसको ऐसे बनाऊँ, यहाँ पे 30 डिग्री, ये 30 हो गया, ये वाला एंगल 60 डिग्री हो जाएगा, ये राइट एंगल है। ये मेरे पास है OP, ये वाली साइड OP है जो कि 10 सेंटीमीटर है। ये मेरे पास AP जो मैंने निकालनी है, ठीक है। तो हमारे पास रिलेशन होता है, ठीक है, राइट एंगल का ट्रिग्नोमेट्री के साथ रिलेशन होता है साइन का। साइन थीटा किसके बराबर होता है हमारे पास, साइन थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। तो साइन थीटा यहाँ पे साइन 60 है, ये वाला बेस एंगल लेना होता है साइन 60। साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2। परपेंडिकुलर हमने ढूंढना है, परपेंडिकुलर ढूंढना है, हाइपोटेन्यूज हमें दी हुई है 10 दी हुई है, ठीक है। तो यहाँ से वैल्यू आ जाएगी, परपेंडिकुलर की वैल्यू निकालनी है, 10 को शिफ्ट करो, √3 × 10/2। 2 की 10 के साथ कटिंग हो गई 5, तो आंसर क्या आ गया 5√3। यानी AP परपेंडिकुलर जो हमारे पास ये वाला परपेंडिकुलर है इसकी वैल्यू क्या आ गई 5√3। ऑप्शन D इज द राइट आंसर। नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स। अगेन ट्रिग्नोमेट्री के ऊपर है, आप लोगों को एंगल्स दिए हुए हैं और पूछा गया इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो फॉल्स है। ट्रू नहीं पूछा, फॉल्स पूछा है, फॉल्स पूछा है। तो आप लोगों को ये चीज़ तभी पता होगी जब आप लोगों को टेबल पता होगा कि कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक जो वैल्यू है एंगल की वैल्यू साइन की कितनी है, 30 की कितनी है, साइन कॉस टैन, इन सभी की वैल्यूज़ पता होगी तभी आप आंसर कर पाओगे। तो इसके लिए आप लोगों को ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल आना चाहिए, ठीक है। ये आप लोगों के पास टेबल होता है, आप लोगों की मैथ्स की बुक में अवेलेबल है। ये टेबल आप लोगों को याद करना पड़ता है, और टेबल को लर्न कैसे करते हैं, ये टेबल बनाते कैसे हैं, इसकी भी ट्रिक होती है। तो मैं आप लोगों को वो ट्रिक भी सिखाऊंगी। मेरे ही चैनल के ऊपर मैं एक वीडियो अपलोड करूँगी जिसमें आप लोग ये टेबल सारा का सारा टेबल जो है ट्रिक के साथ बना सकते हो, ठीक है। लर्न करने की ज़रूरत नहीं है, सारा का सारा ये टेबल ट्रिक की हेल्प से बना सकते हो, ठीक है। वो ट्रिक मैं आप लोगों को सिखाऊंगी कैसे करना है। तो अगर आप लोगों को ये टेबल पता है या आप लोगों को ये टेबल बनाना आता है तभी आप इसका आंसर कर सकते हो। तो यहाँ से आप लोगों को पता चल जाएगा कि tan 45 cot 45 दोनों की वैल्यू बराबर नहीं आती है। अगर ध्यान से देखें पहले ए ऑप्शन, tan 45 cot 45 दोनों की वैल्यू क्या आती है, बराबर आती है हमारे पास, ठीक है। यही ऑप्शन हमारे पास आप लोगों को पता जाएगा, ए ऑप्शन ही क्या है, राइट आंसर है। tan 45 भी हमारे पास 1 होता है और cot 45 भी हमारे पास 1 होता है। ये रिलेशन होता है, वैसे भी tan और cot का रिलेशन है। जब ये टेबल बनाना सिखाऊंगी मैं आप लोगों को, उसी में ये रिलेशन भी बताऊंगी क्या रिलेशन होता है। इसी रिलेशन की हेल्प से ये टेबल भी बनता है। तो tan 45 cot 45 दोनों की वैल्यू 1 होती है। तो फर्स्ट आंसर हमारा जो है वो, सॉरी यहाँ पे फॉल्स वाला पूछा था ना, तो ये ऑप्शन ये नहीं आएगा। पहले ऑप्शन तो सही होगी ना, हमने गलत वाले बतानी थी।
तो ये तो आंसर में नहीं आएगा। ये चीज़, यही चीज़ ध्यान रखनी है। सबसे पहला ऑप्शन आ गया सही, तो दिमाग में निकल गया कि फॉल्स पूछा था, ट्रू नहीं पूछा था। चलो क्वेश्चन नंबर 10 का बी पार्ट देखते हैं। भी साइन 90 की वैल्यू 1 है, tan 45 की वैल्यू भी 1 है, तो बी ऑप्शन भी राइट है। फिर आपके पास साइन 30 1/2, कॉस 30 √3/2, तो ये दोनों वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, डिफरेंट हो गई। ठीक है, उसके बाद साइन 45 1/√2, कॉस 45 1/√2, तो डी ऑप्शन भी करेक्ट है। तो इसमें से कौन सी फॉल्स आ गई हमारी, ऑप्शन सी। ठीक है, ऑप्शन सी हमारे पास क्या आ गई, फॉल्स आ गई। तो फॉल्स वाली पूछी थी, ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 में। इन द गिवन फिगर विच ऑफ द फॉलोइंग एंगल्स रिप्रेजेंट एंगल ऑफ डिप्रेशन। एंगल ऑफ डिप्रेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन आप लोगों ने पढ़ा हुआ है। ठीक है, इसमें एप्लीकेशंस, ट्रिग्नोमेट्री की जो एप्लीकेशंस आती हैं उसमें आप लोगों ने पढ़ा है एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन बनते कैसे हैं ये क्लियर है, तो आप लोग यहाँ से बता सकते हो कि एंगल ऑफ डिप्रेशन कहाँ पे बन रहा है। ठीक है, तो ये हमारे पास है एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ जो है डिप्रेशन। तो अगर हम ध्यान से देखें यहाँ से फिगर को कंपेयर करें, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन हमारे पास क्या आ रहा है, ऑप्शन सी, ये Z, जो कि ऑप्शन सी है। ठीक है, एंगल ऑफ एलिवेशन पूछा होता तो आपके पास X आ जाना था, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन पूछा है तो वो Z आ गया। तो ऑप्शन सी हमारे पास क्या आ गया, राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल टू द एरिया ऑफ द सेम सर्कल। एरिया की रेशो निकालनी है सर्कल की उसके क्वाड्रेंट के साथ। तो क्वाड्रेंट आप लोगों को पहले पता होना चाहिए। ये अगर मेरा पूरा सर्कल है तो इसके अगर मैं 4 पार्ट करूँ तो चौथा पार्ट जो 4th पार्ट होता है, ये 4th पार्ट, ये क्या हो गया, इसका क्वाड्रेंट हो गया। तो जब भी आप टोटल की रेशो निकालोगे क्वाड्रेंट के साथ तो 1/4 ही आएगी आपके लेकिन यहाँ पे पहले देखो पूछा क्या गया है, किसकी रेशो किससे पूछी गई है, द रेशो ऑफ एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट ऊपर आना है, ठीक है, और टू द सर्कल, प्रॉपर पूरा सर्कल वो नीचे आएगा। तो क्वाड्रेंट का एरिया क्या आ जाएगा, टोटल का एरिया क्या होता है, πr²। क्वाड्रेंट का एरिया क्या आ जाएगा, 1/4 πr²। तो ये 1/4, ये πr² कट हो गया, ये 1/4 ऐसे हो जाएगा, आंसर आ जाएगा 1/4। तो सी ऑप्शन आ गया 1/4। गलती से 4/1 मत लिख देना, क्योंकि ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। उन्होंने किसकी रेशो किससे पूछी है, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट टू द एरिया ऑफ सेम सर्कल। ठीक है, उसी सर्कल का क्वाड्रेंट का एरिया आपने ऊपर रखना है और पूरे सर्कल का एरिया आप लोगों ने नीचे रखना है। अगर इसका उल्टा पूछा जाता, एरिया ऑफ सर्कल टू द एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ऑफ द सेम सर्कल, फिर इसका उल्टा आना था, फिर 4/1 आंसर आना था। ठीक है, ये चीज़ का ध्यान रखना है। जब भी रेशो वाला क्वेश्चन आता है, टू दी किससे पूछा गया है वो चीज़ का ध्यान रखना है, किसको ऊपर रखना है किसको नीचे रखना है, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। और हमेशा क्या होता है, जो आंसर सही होता है ना उसका उल्टा भी दिया जाता है। जैसे ऑप्शन में 1/4 और 4/1 दोनों दिए हुए हैं, तो अगर आप लोगों ने ऊपर नीचे रखने में मिस्टेक कर दी तो आपका आंसर 4/1 आ जाना है, और वो ऑप्शन में भी पड़ा होगा तो आपको लगेगा कि हाँ हमने आंसर सही निकाला है, ऑप्शन में भी है, तो आप टिक कर दोगे। ये चीज़ का हमेशा ध्यान रखना है रेशो वाले में। ठीक है, किसकी रेशो टू दी किससे पूछी गई है, उस हिसाब से हमने जो अपनी वैल्यूज़ हैं वो मैनेज करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं। आसान सा, तो ये सारे कॉन्सेप्ट आपको साथ साथ बता रही हूँ, जो मेन चीज़ें हैं जो ध्यान रखने वाली हैं। तो ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं MCQ के, और बस नंबर वगैरह चेंज होते हैं। टोटल उनका जो MCQ के कॉन्सेप्ट हैं, जो MCQ कैसे तरह के आते हैं वो यही है। तो टोटल मैंने आप लोगों को पहले भी बोला था 100 MCQ की बात कर रही हूँ। 100 से ज़्यादा MCQs हैं जो 2025 के जो सेट्स बने अलग अलग तरह के, बेसिक और स्टैंडर्ड दोनों मैथ्स को मिला के, तो बहुत सारे MCQ हैं। तो मैंने पहले जो ये वाली वीडियो इसमें 100 इम्पॉर्टेंट वाले डाले हैं, और ये जो आज की वीडियो है 35 MCQs कवर करेगी। 2 वीडियोज़ और आएंगी और प्रॉपर प्लेलिस्ट आप लोगों को चैनल पे मिल जाएगी। और देन 100 के बाद अगर मुझे कुछ और MCQs भी लगेंगे कि वो इम्पॉर्टेंट है, तो वो उनकी सीरीज़ भी साथ ही आ जाएगी। ठीक है, तो चैनल को फॉलो कर लेना, सब्सक्राइब कर लेना। और बहुत मेहनत की है मैंने स्लाइड्स वगैरह बनाने में,
फ़ोन से रिकॉर्डिंग हो रही है, स्क्रीन पे लिखना भी बड़ा मुश्किल होता है, फिर भी मैं ट्राई कर रही हूँ जितना मुझसे हो सकता है। तो प्लीज़ प्लीज़ मोटिवेट करें मुझे और सब्सक्राइब ज़रूर करें चैनल को, और अपने जो फ्रेंड्स हैं, अपने आपके जो क्लासमेट्स हैं, उनके साथ प्लीज़ प्लीज़ वीडियो को शेयर ज़रूर करें और उनको भी बोले सब्सक्राइब करने के लिए। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 पे। फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग सॉलिड इज़ द लेटरल, जिसको हम कर्व्ड सरफेस एरिया भी बोलते हैं, एंड द टोटल सरफेस एरिया आर सेम। अगेन ये आप लोगों को तभी पता होगा जब आप लोगों को फॉर्मूलाज पता है। सेकेंड थिंग ये पता है कि लेटरल और कर्व्ड सरफेस क्या होता है और टोटल सरफेस एरिया क्या होता है। ठीक है, तो हमारे पास एक ही फिगर है जिसका लेटरल सरफेस एरिया यानी कर्व्ड सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया बराबर आता है, तो वो हमारे पास होता है स्फीयर। ठीक है, स्फीयर एक ऐसी फिगर है जिसका टोटल सरफेस एरिया और जिसका कर्व्ड सरफेस एरिया दोनों की वैल्यू क्या आती है, इक्वल आती है। दोनों ही फॉर्मूलाज हमारे पास होते हैं 4 पाई आर स्क्वायर, क्योंकि कर्व्ड एरिया, कर्व लेटरल सरफेस एरिया में हम कर्व्ड सरफेस एरिया और लेटरल सरफेस एरिया हम टॉप एंड बॉटम छोड़ते हैं। ठीक है, लेकिन स्फीयर एक ऐसी फिगर है जिसमें ना तो टॉप है ना बॉटम है, तो जितना उसका टोटल सरफेस एरिया है उतना ही उसका लेटरल सरफेस एरिया यानी कर्व्ड सरफेस एरिया आ जाता है। तो उसका टोटल सरफेस एरिया और लेटरल सरफेस एरिया दोनों का फॉर्मूला इसमें क्या होता है, सेम होता है। हेमिस्फीयर की जब बात करते हैं उसमें अलग हो जाता है, लेकिन स्फीयर में दोनों कॉन्सेप्ट्स के लिए फॉर्मूला बिल्कुल सेम है। तो ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14। इन द रैंडम एक्सपेरिमेंट ऑफ थ्रोइंग अ डाई विच ऑफ द फॉलोइंग इज श्योर इवेंट। श्योर इवेंट मतलब पक्का ये है कि वो आना ही आना है, आएगा ही आएगा। श्योर इवेंट का मतलब है जिसके 100% चांसेस हैं। ठीक है, तो ये ऑप्शंस को पढ़ के हमने बता सकते हैं कि इसमें से कौन सा इवेंट श्योर है। फर्स्ट है गेटिंग अ नंबर बिटवीन 1 and 6। बिटवीन 1 and 6 की बात हो रही है, यानी 1 और 6 को छोड़ के 2, 3, 4, 5 जो नंबर है उन्होंने बोला है 2, 3, 4, 5 आएगा। क्या ये चीज़ 100% श्योर है? नो। आपने डाई थ्रो किया, 1 भी आ सकता है, 6 भी आ सकता है, 2, 3, 4, 5 में से भी आ सकता है, लेकिन 100% श्योर नहीं है ना। ठीक है, तो ऑप्शन ए हमारी जो हो जाएगी वो गलत हो जाएगी। गेटिंग ए ऑड नंबर लेस देन 7। ऑड नंबर लेस देन 7 ही है, लेकिन ऑड नंबर ही आएगा, ये तो कंफर्म नहीं है ना। ठीक है, तो सेकंड ऑप्शन भी गलत होगी। इसी तरह सी ऑप्शन में इवन बोल दिया। इवन नंबर जितने भी हैं वो सारे के सारे डाई में 7 से छोटे ही हैं, अगर वो आएंगे तो 7 से छोटे ही आएंगे, लेकिन आप लोगों को ये चीज़ की श्योरिटी है कि इवन ही आएगा। ठीक है ना, तो सी ऑप्शन भी गलत हो गई क्योंकि इसकी भी श्योरिटी हमारे पास नहीं है। डी ऑप्शन है गेटिंग ए नेचुरल नंबर लेस देन 7। नेचुरल नंबर आएगा 7 से छोटा, तो 7 से छोटे नेचुरल नंबर क्या है, 1 to 6। 1, 2, 3, 4, 5, 6 तो उन्होंने बोला है कैसा नंबर आएगा जो नेचुरल भी है और 7 से छोटा भी है। तो जितने भी नंबर है डाई के ऊपर वो सारे नेचुरल है और सारे के सारे 7 से छोटे हैं। तो 1 आए, 2 आए, 3 आए, 4 आए, 5 आए, 6 आए, तो ऑप्शन डी के हिसाब से वो सही है। तो ऑप्शन डी क्या है, फॉर श्योर इवेंट, कि जो भी नंबर आएगा वो नेचुरल होगा और 7 से छोटा होगा। तो डी ऑप्शन क्या है, करेक्ट आंसर है। ऐसे एमसीक्यू में कुछ भी जनरल सा कुछ फॉर्मूला नहीं पूछा गया, लेकिन ये एक ट्रिकी क्वेश्चन था, लॉजिकल क्वेश्चन था, मेंटल बेस्ड, जो आप कहते हैं ना इंटेलेक्चुअल बेस्ड क्वेश्चन था। ठीक है, मेंटल मैथ जिसको आप कह देते हो, कि सोचने वाला क्वेश्चन था कि ये पूछ क्या रहे हैं, इन्होंने लाइंस क्या लिखी हुई हैं, बस आप लोगों ने उसको अपने दिमाग में सोच कर डिकोड करना है कि क्या लिखा है, उस हिसाब से क्या सही हो सकता है क्या गलत हो सकता है। ठीक है, ये एक तरह का मेंटल मैथ का क्वेश्चन आपके पास था। तो ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं एग्जाम में। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15, एजर्शन एंड रीजनिंग। एजर्शन एंड रीजनिंग के क्वेश्चंस आप लोगों को आते हैं, 2 क्वेश्चंस होते ही होते हैं, लास्ट के 2 क्वेश्चन ऑलमोस्ट 2 से ज़्यादा नहीं आते, 2 ही होते हैं। आज तक जितने भी पेपर देखे 19-20 क्वेश्चन जो होता है आपका एजर्शन एंड रीजनिंग का होता है। ठीक है, तो ऑप्शंस ए बी सी डी आप लोगों को पता है क्या ऑप्शंस हैं। हर एजर्शन रीजन में यही 4 ऑप्शंस आती हैं। तो पहला हम क्वेश्चन नंबर 15 में देखते हैं क्या पूछा गया है। एजर्शन क्या है, फॉर एनी 2 नेचुरल नंबर ए एंड बी, आपके पास कोई 2 नेचुरल नंबर ए एंड बी,
HCF ऑफ AB इज़ अ फैक्टर ऑफ LCM ऑफ AB। तो ये चीज़ तो हम लोगों को क्लियर है कि HCF जो है वो हमेशा LCM का फैक्टर होता है, क्योंकि HCF आपके पास हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है। HCF जो होता है वो कॉमन फैक्टर होता है और LCM मल्टीपल होता है। तो जितने भी मल्टीपल हैं, लीस्ट कॉमन मल्टीपल में जो फैक्टर है वो तो कवर हो ही जाएगा अपने आप ही। तो यही चीज़ उन्होंने लिखी है, फॉर एनी टू नेचुरल नंबर HCF जो है इज़ द फैक्टर ऑफ LCM ऑफ AB। तो एग्जर्शन तो बिल्कुल सही लिखा हुआ है। सेकेंड रीज़न है HCF ऑफ एनी टू नेचुरल नंबर डिवाइड बोथ नंबर। तो ये चीज़ भी सी ठीक है। तो जो फैक्टर है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, वो दोनों नंबर्स को डिवाइड करेगा। तो उसी वजह से वो मल्टीपल का फैक्टर भी तो आ रहा है, उसी वजह से मल्टीपल का फैक्टर है। तो रीज़न भी बिल्कुल ठीक लिखा हुआ है। तो यानी क्वेश्चन नंबर 15 का एजर्शन भी ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 का रीज़न भी ठीक है हमारे पास। ठीक है, तो इसमें हमारे पास आ जाएगा ऑप्शन ए आ जाएगी 15 के लिए। बोथ एजर्शन एंड रीज़न आर ट्रू। रीज़न आर इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ एजर्शन ए। नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 16। द वैल्यू ऑफ HCF माइनस LCM ऑफ टू नंबर 3 and 5। ये भी सिंपल सा क्वेश्चन है। दो नंबर हैं जिसके LCM और HCF का जो है डिफरेंस पूछा गया। तो पहले 3 और 5 दो नंबर हैं, उनका LCM और HCF निकालना। तो LCM और HCF निकालना बहुत आसान है ऐसे नंबर्स का। अभी देखो ये दोनों नंबर्स क्या हैं, प्राइम नंबर है। 3 भी प्राइम नंबर है और मेरे पास 5 भी प्राइम नंबर है। तो हमें पता है प्राइम नंबर्स का LCM, प्राइम नंबर का LCM हमेशा क्या आता है, उनका प्रोडक्ट आता है, यानी 15। और प्राइम नंबर का HCF हमेशा 1 होता है। दो प्राइम नंबर दिए हुए हैं आपको, दोनों प्राइम नंबर्स का HCF हमेशा 1 होता है। दो प्राइम नंबर्स जो दिए हैं उनका LCM हमेशा उन दोनों का प्रोडक्ट होता है। तो LCM 15 है, HCF 1 है। तो उन्होंने बोला है HCF माइनस LCM। HCF 1 माइनस 15, 1 में से 15 गए, माइनस 14 आपका क्या आ गया आंसर। तो इसका राइट आंसर क्या आ गया, ऑप्शन डी। ठीक है, 1 माइनस 15 है ना, 1 में से 15 माइनस की तो 14 आएगा माइनस का, क्योंकि बड़ी टर्म के साथ माइनस का साइन था। छोटी में से बड़ी टर्म माइनस करें तो आंसर के साथ माइनस आएगा। 1 माइनस 15 इज इक्वल्स टू माइनस 14। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7। द नंबर 2n वेयर n इज ए नेचुरल नंबर कैन नॉट एंड विद द डिजिट। उन्होंने बोला 2 की पावर n है, तो n कोई भी नेचुरल नंबर रखो तो इनमें से कौन सा डिजिट उसके एंड में नहीं, यानी यूनिट डिजिट में नहीं आना चाहिए। तो यहाँ पे आप 2-3 वैल्यूज़ n की लेकर चेक कर लो। n की वैल्यू अगर मैं 1 लूँ तो 2 की पावर n 1, तो 2 आ जाएगा, यानी ऑप्शन सी तो आएगा नहीं। 2 की पावर 2 ले लें, 2 2 ज़ा 4, लास्ट डिजिट क्या आ रहा है, 4 आ रहा है, तो ये भी नहीं आएगा। उसके बाद 2 की पावर 3 ले लो, ठीक है, 2 2 ज़ा 4, 2 ज़ा 8, तो 8 वाला भी आ गया, 8 वाला हमारे ऑप्शन में नहीं है। अभी 2 की पावर 4 लेकर चेक कर लेते हैं। 2 की पावर 4, 2 2 ज़ा 4, 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 16 के लास्ट में 6 आ रहा है, तो ये डी ऑप्शन भी कैंसिल हो गई। तो बची कौन सी हमारे पास, डी ऑप्शन। तो वैसे भी जब आप मल्टीप्लाई करके देख लो 10 तक पावर को, तो 2 के किसी भी मल्टीप्लिकेशन में लास्ट में 0 नहीं आता। हमें भी पता है 2 की मल्टीप्लिकेशन में लास्ट में 0 तब आता है जब उसमें 2 और 5 दोनों फैक्टर होते हैं, क्योंकि 2 और 5 दोनों मिलकर 10 बनाते हैं, और 2 में 10 5, 2 की पावर में 5 तो आना नहीं है, तो ऑब्वियसली 0 लास्ट डिजिट कभी भी नहीं आएगा। अगर आप लोगों को डिविजिबिलिटी रूल याद है, डिविजिबिलिटी रूल्स आप लोगों को याद है, तो बिना सॉल्व किए आप डायरेक्टली आंसर डी टिक कर सकते हो, क्योंकि 0 तभी आना है लास्ट में जब फैक्टर उसमें 2 और 5 दोनों वेरिएबल है। चाहे एक ही 5 आ जाए ना तो 0 आ जाए, लेकिन 2 की पावर n है, यानी सिर्फ 2 के फैक्टर्स आने हैं, इसमें 5 आना ही नहीं है, तो एक ही ऑप्शन बचती है 0 वाली, 0 लास्ट में कभी आना ही नहीं। ठीक है, डिविजिबिलिटी रूल्स बहुत ज़रूरी है HCF और LCM के लिए। चैनल पे डिविजिबिलिटी रूल की जो वीडियो है वो ऑलरेडी अपलोडेड है, आप लोग देख सकते हो। उसमें 2 से लेकर 16 तक के डिविजिबिलिटी रूल करवाए हुए हैं प्रॉपर डिटेल के साथ, विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल्स। आप लोगों को प्रैक्टिस क्वेश्चन भी दिए हुए हैं इसमें, ठीक है। और मोस्टली ज़्यादातर क्या होता है, आप लोगों को 2 से लेकर 13 तक करवाए जाते हैं, लेकिन उसमें मैंने 2 से लेकर 16 तक के जो डिविजिबिलिटी रूल है कवर किए हैं।
बहुत ही हेल्पफुल है, फैक्टर ऑफ मल्टीपल चैप्टर्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है, एलसीएम एचसीएफ के लिए भी इंपॉर्टेंट है, और शॉर्ट ट्रिक्स में तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना। कोई भी ऐसा क्वेश्चन हमने शॉर्ट ट्रिक में करना होता है ना, तो डिविजिबिलिटी रूल की हेल्प से आसानी से कर लेते हैं, ठीक है। तो ज़रूर देखना जिन लोगों को डिविजिबिलिटी रूल का कॉन्सेप्ट नहीं पता, जिन लोगों को पता है बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे। क्वेश्चन नंबर 18, इफ़ 0 0 इज़ द सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन, उन्होंने बोला 0 0 जो है वो सोल्यूशन है हमारी गिवन इक्वेशन का, देन द वैल्यू ऑफ सी, तो सी की वैल्यू क्या आएगी, ठीक है। इक्वेशन हमारे पास यहाँ पे क्या है, x प्लस वाई, यहाँ पे इक्वेशन में फिर से टाइपिंग में मिस्टेक आई है, c+1 आना है यहाँ पे, ठीक है। तो x और y की वैल्यू 0 0 है, c+1, तो c की वैल्यू क्या आ जाएगी -1। यहाँ पे दो ऑप्शंस दी हुई है, दोनों में 1 1 लिखा है, तो दोनों में 1 1 नहीं आना, एक ऑप्शन -1 वाली है, ठीक है। तो यहाँ पे हम सी ऑप्शन को कट करके सी की जगह -1 लिख देते हैं, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, -1 है। सिंपल सा क्वेश्चन था, एक्स और वाई की वैल्यू दी हुई है, उसको इक्वेशन में पुट किया और सी की वैल्यू निकाली, ठीक है। तो सी की वैल्यू क्या आ गई, -1, तो सी की वैल्यू -1 इसका राइट आंसर है, करेक्शन कर लेना। नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19, द कंडीशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज़ अ रियल एंड इक्वल रूट। अभी आप लोगों को जब हमने पीछे डिस्क्रिमिनेंट वाला क्वेश्चन किया था तब मैंने आपको बताया था कि डिस्क्रिमिनेंट हमें क्या बताता है कि हमारे जो रूट्स हैं उनकी नेचर क्या है। तो यही वो क्वेश्चन पूछ लिया गया यहाँ पे, कंडीशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज़ इक्वल रियल एंड इक्वल रूट। कौन सी कंडीशन है जिससे हमें पता चलता है कि हमारी गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट रियल और इक्वल है, ठीक है, रियल इक्वल। तो डिस्क्रिमिनेंट के हमारे पास होते हैं फॉर्मूलाज, डिस्क्रिमिनेंट का प्रॉपर हमारे पास चार्ट होता है, b² - 4ac लेस देन 0। अगर b² - 4ac सॉल्व करने पे वैल्यू जो है लेस देन 0 आ रही है, यानी नेगेटिव में आ रही है, तो हमारे पास इमेजिनरी रूट होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास रियल एंड इक्वल पूछे हैं, तो ऑप्शन ए तब आएगा आंसर अगर इमेजिनरी रूट पूछे हैं, इमेजिनरी रूट पूछे हैं, ठीक है। सेकंड बी ऑप्शन है, b² - 4ac ग्रेटर देन 0, यानी पॉजिटिव आएगा और 0 से बड़ा आएगा। ऑप्शन बी हमारे पास तब आता है जब रियल एंड अनइक्वल, रियल रूट हो लेकिन वो रूट्स बराबर ना हो आपस में, तब आता है, ठीक है। तो ऑप्शन बी भी आंसर नहीं आएगा हमारे पास। ऑप्शन सी है b² - 4ac = 0। टोटल हमारे पास इसके 3 ही रूल होते हैं, डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू लेस देन 0, डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू ग्रेटर देन 0, डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू इक्वल्स टू 0। तो इक्वल्स टू 0 तब आता है जब हमारे पास रियल एंड इक्वल रूट, रियल रूट आएंगे और दोनों रूट इक्वल, यानी दोनों सेम रूट आ रहे हैं। अगर एक x की वैल्यू 2 आ रही तो दूसरे की भी 2 आ रही, ठीक है। और वो कंडीशन क्या होती है हमारे पास, ऑप्शन सी में जो लिखी है b² - 4ac, यानी हमारे क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, b² - 4ac। तो पहले वाले भी लिख लो। ऑप्शन ए कब आएगा, जब आपसे इमेजिनरी रूट पूछे जाएंगे। ऑप्शन बी कब आएगा, जब रियल एंड अनइक्वल रूट पूछे जाएंगे। ऑप्शन सी किसके लिए है, रियल एंड इक्वल रूट्स। और ये भी आप लोगों को जब डिस्क्रिमिनेंट का करवाया जाता है इंट्रोडक्शन में लिखवाते हैं ये सारी चीज़ें, ठीक है। ये आपके रूल्स हैं, फॉर्मूलाज हैं। आई होप यहाँ तक आपको क्वेश्चन क्लियर है। जहाँ पे भी क्वेश्चन में कहीं पे भी जो डाउट आ रहे हैं, पीछे जितने भी कर लिए हैं, किसी आंसर में कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन करना। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अगेन क्वाड्रेटिक इक्वेशन अभी हमने पहले भी डेफिनेशन डिस्कस की है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, वो इक्वेशन जिसकी हाईएस्ट पावर, वो इक्वेशन जिसकी हाईएस्ट पावर जो है वो 2 आ रही है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास 4 ऑप्शंस दी हुई हैं। देखने में तो आपको लगेगा कि सॉल्व करने के बाद सभी में पावर 2 आ रही होगी, ठीक है, लेकिन हमने उनको सॉल्व करना है। क्या कई बार ऐसे भी हो सकता है कि वो टर्म कट हो जाए, माइनस हो जाए, या 2 से ज़्यादा पावर बन रही हो, तो वो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। जैसे आप लोग पहली ऑप्शन सॉल्व करोगे, ए ऑप्शन सॉल्व करके देखो, एक साइड पे x² है,
दूसरी साइड पे x+1 का होल स्क्वायर है। होल स्क्वायर को आप सॉल्व करो, ये बन जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का होल स्क्वायर, तो ये बन जाएगा x का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 ही आ जाएगा, 2ab की जगह 2x। तो जब आप सॉल्व करोगे यहाँ पे x स्क्वायर कट हो जाएंगे दोनों, ठीक है। कट नहीं करने तो जब आप शिफ्ट करोगे तो वो प्लस वाली टर्म उधर जाके माइनस हो जाएगी। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो आपको गिवन इक्वेशन वो क्या बन गई 2x+1। तो इसमें x की हाईएस्ट पावर 1 है, 2 वाली पावर वाली जो टर्म थी वो तो ख़त्म ही हो गई। तो ऑप्शन ए तो आंसर नहीं है, ठीक है। ऑप्शन बी चेक करते हैं। ऑप्शन बी x-1 x+2 ब्रैकेट है, दोनों को सॉल्व करो, x मल्टीप्लाई हो जाएगी x+2 के साथ, बीच में माइनस का साइन है, -1 x+2, ये वाली साइड आपके पास है 2x+1। तो जब आप सॉल्व करोगे x को x से मल्टीप्लाई किया x स्क्वायर, यहाँ पे 2x आ गया, यहाँ पे आपके पास आ जाएगा -x -2 2x+1, ठीक है। आंसर क्या आ जाना फाइनल x स्क्वायर, यहाँ पे x -2 2x+1। अभी x स्क्वायर वाली एक ही टर्म है, तो जो भी आंसर आएगा x स्क्वायर तो आना ही आना है आंसर में, ठीक है। और x स्क्वायर से बड़ी कोई 3 पावर वाली या 4 पावर वाली कोई टर्म नहीं है, यानी हाईएस्ट पावर 2 आएगी आंसर में। तो इट मीन्स हमारा राइट आंसर क्या आ रहा है, बी आ रहा है, ठीक है। बाकी ऑप्शंस भी अगर आपने चेक कर लिए तो कर सकते हो। ऑप्शन सी को सॉल्व करो, ऑप्शन सी को जब आप सॉल्व करोगे तो वहाँ पे क्या बन जाएगा, क्यूब बन जाना है, क्योंकि पावर 3 है और दोनों साइड पावर 3 बननी, लेकिन वो कट नहीं होना, आंसर में भी क्यूब आएगा। और जब आप ऑप्शन डी को सॉल्व करने जाओगे तो रूट है, अंडर रूट को सॉल्व करने के लिए आपको बोथ साइड स्केयरिंग करनी पड़ेगी। जब आप बोथ साइड स्केयरिंग करोगे तो एक साइड पर पावर 4 बन जानी है, ठीक है। अंडर रूट है ना, रूट है, तो रूट जो है क्वाड्रेटिक में नहीं आ रहा, रूट मतलब रूट हमारी जो इक्वेशंस में नहीं आता। तो इक्वेशन को इक्वेशन की फॉर्म में बनाने के लिए प्रॉपर जो है रूट ख़त्म करना पड़ेगा। किसी नंबर के ऊपर रूट आ सकता है, लेकिन वेरिएबल के ऊपर अगर रूट है तो वो इक्वेशन में कंसिडर नहीं होता। ये चीज़ भी आप लोगों को 9th में पढ़ाई गई है, ठीक है। वेरिएबल के ऊपर रूट नहीं होता। पॉलिनोमियल चैप्टर में आप लोगों ने पढ़ा हुआ है कि जो पॉलिनोमियल्स होते हैं, जो हमारे पास पॉलिनोमियल को ही इक्वल्स टू 0 लग के इक्वेशन बनाते हैं, उसमें कभी भी वेरिएबल की पावर जो है फ्रैक्शन में नहीं होनी चाहिए, वेरिएबल जो है वो अंडर रूट में नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो वो पॉलिनोमियल ही नहीं कहलाता। तो जब आपने इसको इक्वेशन या पॉलिनोमियल की फॉर्म में बनाना है पहले, तो आपको रूट ख़त्म करना पड़ेगा। जब ऑप्शन डी में आप रूट ख़त्म करने जाओगे, दोनों साइड स्क्वायर करोगे तो पावर बढ़ जाएगी अपने आप, ठीक है। तो कोई भी ऑप्शन ए सी डी तीनों गलत हो जानी है, ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21, द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट 2, 3 फ्रॉम द ओरिजिन। डिस्टेंस निकालना है तो डिस्टेंस फार्मूला यूज़ करेंगे। डिस्टेंस फार्मूला भी आप लोगों को जो है करवाया होता है। डिस्टेंस फार्मूला, दो पॉइंट के बीच में, दो कोऑर्डिनेट्स के बीच में आप लोगों ने डिस्टेंस फाइंड करना है, तो डिस्टेंस फार्मूला आता है। जैसे यहाँ पे आपके पास दो कोऑर्डिनेट है, एक तो 2, 3 है, तो आप पूछोगे दूसरा कोऑर्डिनेट क्या है। तो उन्होंने क्या पूछा है, डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट 2, 3 फ्रॉम ओरिजिन। तो ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स हम सबको पता है क्या होते हैं, 0, 0। तो दो पॉइंट्स हमारे पास क्या हैं, एक है 2, 3, दूसरा है 0, 0। तो एक को आप x1 y1 मान लो, एक को x2 y2 मान लो। डिस्टेंस फार्मूला में जब आप फिल करोगे इसको, तो ये एक साइड तो 0 ही है, 2 - 0 स्क्वायर प्लस 3 - 0 स्क्वायर। तो 0 में से माइनस करोगे तो वही आ जाएगा, 2 का स्क्वायर आ जाना है, यहाँ पे 2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा, 3 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 9। तो 4 + 3 आपके पास आ गया 13, सॉरी 4 + 9 आपके पास आ गया 13। तो आंसर क्या आ गया, √13। रूट सॉल्व नहीं होना, ठीक है। 13 प्राइम नंबर है और सिंगल टाइम है, तो रूट सॉल्व नहीं होगा, आंसर क्या आ जाएगा √13, यानी ऑप्शन डी आपका क्या है राइट आंसर। तो डिस्टेंस फार्मूला अगर आपको पता होगा तभी आप दो पॉइंट्स के बीच में, दो कोऑर्डिनेट्स के बीच में डिस्टेंस फाइंड कर सकते हो। तो डिस्टेंस फार्मूला नोट कर लो अपने, जो जहाँ पे भी आप स्पेशल नोट्स बना रहे हो रूल्स के, फॉर्मूलाज के, वहाँ पे नोट डाउन कर लो। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, और ये क्वेश्चन हमेशा आता ही आता है, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22, द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट 1 and 3 and -3
आपने बताना है कि जो मिड पॉइंट है इन दोनों का कहाँ पे आएगा। ये जो क्वेश्चन है ना 2 तरीक़ों से हो सकता है, या तो आप इसको डायग्रामेटिकली सॉल्व करो या मिड पॉइंट का फॉर्मूला लगा के सॉल्व कर लो। ठीक है, तो पहले तो आप लोग जैसे मिड पॉइंट का फॉर्मूला लगा के सॉल्व करते हो ना, पहले मैं आप लोगों को वैसे करवाती हूँ, फिर डायग्रामेटिकली आसान है, मतलब शॉर्ट है, तो वो भी बता देती हूँ एक बार। ठीक है, तो पहले तो मिड पॉइंट का फॉर्मूला लगाते हैं। मिड पॉइंट का फॉर्मूला क्या होता है, जैसे x निकालना है आपने, तो x1 + x2 / 2, y का होता है y1 + y2 / 2। ठीक है, तो मिड पॉइंट निकालना है, x1 x2, x1 यहाँ से 1 आ जाएगा, x2 भी 1 आ जाएगा, तो 1 + 1 / 2, ये आ गया 2 / 2, x की वैल्यू आ गई 1। y को भी सॉल्व कर लो, y1 है 3, y2 है -3, 3 - 3 / 2 0 आ गया, 0 / 2 यानी 0। तो 2 वैल्यूज़ क्या आ गई हमारे पास, मिड पॉइंट की वैल्यू क्या आ गई, 1 और 0, 1 और 0। x का जो है वो वैल्यू आ गई, लेकिन y वाला क्या हो गया हमारे पास 0 हो गया। तो जब भी हमें पता है कि x की वैल्यू हो और y कोऑर्डिनेट आपके पास 0 हो जाता है, तो जो आंसर है, जो पॉइंट है, वो कहाँ पे लाइक करता है, हमारी x एक्सिस के ऊपर। अगर x 0 हो जाता, y की कुछ वैल्यू आती, तो हमारा वो y एक्सिस के ऊपर होना था। अगर दोनों 0 हो जाते हैं ओरिजिन के ऊपर, तो ये चीज़ें आप लोगों ने पढ़ी हुई हैं इंट्रोडक्शन में। अगर y 0 है तो पॉइंट x एक्सिस के ऊपर आएगा, अगर x 0 है तो पॉइंट y एक्सिस के ऊपर आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास y 0 आ रहा है, तो आंसर क्या आना चाहिए, x एक्सिस के ऊपर आएगा पॉइंट। तो ये हमने मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा के निकाल लिए, मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाया, दोनों मिड पॉइंट निकाल लिए, x और y की वैल्यू निकाल ली, तो वहाँ से हमें पता चल गया कि y तो 0 आ रहा है, अगर y 0 है तो हमारा पॉइंट x एक्सिस के ऊपर आएगा। ठीक है, एक तो ये तरीका है। दूसरा हमारे पास मेथड है डायग्रामेटिक मेथड, जो आप लोग मोस्टली करते नहीं है, मतलब मिड पॉइंट फॉर्मूले लगाते। ये हमारे पास होता है कार्टेशियन प्लेन। ठीक है, ये x है, ये -x है, ये y है और ये -y है। ठीक है, ये वाली साइड -y। तो उन्होंने बोला है एक आपके पास 1 और 3 है, 1 और 3 इस प्लेन में आएगा। ठीक है, और दूसरा है 1 और -3, 1 और -3 इस प्लेन में आएगा, x पॉजिटिव और y नेगेटिव। ठीक है, तो इन दोनों का जब आप मिड पॉइंट निकालोगे ना, तो ये बिल्कुल और बिल्कुल x एक्सिस के ऊपर आना है, सेंटर में आ रहा है, क्योंकि कोऑर्डिनेट्स की पोजीशन बिल्कुल जो है सेम है, 1 and 3, सिर्फ एक माइनस का फ़र्क है, और मिड पॉइंट बिल्कुल सेंटर में होता है, और बिल्कुल सेंटर में आपके पास x एक्सिस आ रही है, तो इट मीन्स आप लोगों का जो मिड पॉइंट है किसके ऊपर लाई करेगा, x एक्सिस के ऊपर। ठीक है, तो ये अगर आप लोगों को कार्टेशियन प्लेन का जो कॉन्सेप्ट है वो अगर क्लियर है, तो आप डायग्रामेटिकली इसको बड़ी आसानी से कवर कर सकते हो। ठीक है, तो अगर नहीं आता मिड पॉइंट फॉर्मूला, तो आप लोगों को करवाया हुआ है, मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाओ, कोऑर्डिनेट्स निकालो और देखो क्या आंसर आ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 23। फॉर्मूला मैंने मिड पॉइंट का डाला हुआ है, इसमें आप लोग नोट डाउन कर लो। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23, द टू कंसेंट्रिक सर्कल्स। तो कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स होते क्या हैं, 2 सर्कल जिनका सेंटर सेम है। ठीक है, अ टेंजेंट टू द स्मॉलर सर्कल विल इंटरसेक्ट द लार्जर सर्कल। उन्होंने बोला छोटे सर्कल से जब आप एक टेंजेंट ड्रॉ करोगे, तो वो बड़े वाले सर्कल को कितने पॉइंट्स पे कट करेगा, 0 पॉइंट पे कट करेगा, 1 पॉइंट पे कट करेगा, 2 पे कट करेगा, 3 पे कट करेगा, ये आप लोगों ने बताना। तो सिंपल सी है, डायग्राम बनाओ, चेक कर लो। ठीक है, तो ये हमारे पास है कोसेंट्रिक सर्कल्स, दोनों सर्कल का सेंटर सेम है। ठीक है, एक ही पॉइंट को सेंटर लेकर 2 अलग अलग साइज़ के सर्कल बनाए, एक छोटा बनाया है, बड़ा बनाया है। ठीक है, तो जब भी आप लोग छोटे अंदर वाले सर्कल में से एक टेंजेंट ड्रॉ करोगे, वो हमेशा आप लोगों के बड़े सर्कल को 2 पॉइंट्स पे कट करेगा। ठीक है, 2 पॉइंट्स पे कट करेगा, तो इसका आंसर आ जाना है 2 पॉइंट। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24। ये क्वेश्चन नंबर 23 में डायग्राम बना के आसानी से हो जाना, तो ऐसे क्वेश्चन होते हैं, डायग्राम बनाओ और चेक कर लो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24,
क्वेश्चन नंबर 24 अगेन ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल के ऊपर डिपेंड है। द वैल्यू ऑफ 2 tan 60 डिग्री ओवर 1 माइनस tan स्क्वायर 60। तो अगर आपको 60 डिग्री tan 60 की वैल्यू क्या होती है वो पता होगी तभी आप इसको सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, तो tan 60 की यहाँ पे हमारे पास वैल्यू क्या आ रही है, √3। तो वैल्यू फिल कर दो tan 60 की, तो आंसर आ जाएगा हमारे पास। सॉल्व करते हैं। tan 60 की वैल्यू थी हमारे पास √30, 2 √30 1 माइनस √3 का स्क्वायर 2 √3 नीचे आ गया 2 √3 का स्क्वायर करोगे तो 3 आ जाएगा। 2 में से 3 गए माइनस यहाँ पे 1 है, ये मिस्टेक हो गई। एक मिनट, दोबारा से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, 2 √3 1 माइनस √3 का स्क्वायर, मैंने डायरेक्टली आंसर ही लिख दिया था। 2 √3 1 में से 3 गए -2 आ जाएगा नीचे, छोटे टर्म में से बड़ी टर्म माइनस की, 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये आ गया आपके पास आंसर -√3। माइनस को हम ऊपर शिफ्ट कर लेते हैं। ठीक है, -√3 यानी डी ऑप्शन आपका क्या आ गया, राइट आंसर। तो क्वेश्चन तभी होना था अगर आप लोगों को ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल याद है। tan की वैल्यू कितनी है, 60 30 40 कुछ भी लिखा हो सकता है। यहाँ पे tan 45 लिखा हो सकता था, sin 60 sin 30 cos 30 कुछ भी, cot कोटेंजेंट जो है वो लिखा हो सकता है, सिकेंड की वैल्यू लिखी हो सकती है, कुछ भी लिखा हो सकता है। तो आप लोगों को ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल अगर आता है तो आप वैल्यू पुट करो, सॉल्व करो, आंसर निकालो, जस्ट सिंपल सा। नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 जो है, द वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर प्लस सीकेंड स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर है, कॉट स्क्वायर माइनस सीकेंड स्क्वायर। ठीक है, इसकी वैल्यू निकालनी है हमें। तो यहाँ पे भी मुझे क्वेश्चन में कुछ मिसिंग लग रहा है। आई थिंक यहाँ पे प्लस आना है साइन, यहाँ पे प्लस का साइन आना है बीच में। ठीक है, चलो सॉल्व करते हैं, देख लेते हैं प्लस के साइन के साथ आंसर आ रहे हैं, प्लस के साइन के साथ के बिना ही आंसर आ रहा है। तो क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को आइडेंटिटीज़ पता होनी चाहिए, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़। ये भी आपको करवाई जाती है। फर्स्ट आइडेंटिटी, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू सीकेंड स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू कोसेकेंड स्क्वायर थीटा। तो हमारे जो ऊपर एक्सप्रेशन दिया हुआ है इन तीनों आइडेंटिटीज़ के ऊपर बेस्ड है, यहीं से वैल्यू निकाल के आपने यहाँ पर फिल करनी है। ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ये आ जाएगा 1 प्लस सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा वो भी आ जाएगा 1, कोसेकेंड स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, यहाँ पे उल्टा लिखा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे है कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कोसेकेंड स्क्वायर थीटा, तो इसकी वैल्यू आ जानी है -1। ठीक है, क्योंकि जब आप लोग शिफ्ट करोगे कोसेकेंड स्क्वायर थीटा को इधर शिफ्ट करोगे और कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कोसेकेंड स्क्वायर थीटा होगा तो 1 को शिफ्ट करना पड़ेगा, -1 आ जाएगा, तो -1, तो 1 के साथ 1 कैंसिल हो गया, यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, 1 आंसर आ गया। तो यानी ऑप्शन ए आंसर है। ठीक है, ये चीज़ का ध्यान रखना, यहाँ पे कॉट स्क्वायर ए माइनस कोसेकेंड स्क्वायर ए पूछा गया था, तो कॉट स्क्वायर ए माइनस कोसेकेंड स्क्वायर ए जब आपने शिफ्टिंग करके बनाना है तो यहाँ पे -1 आना है, 1 नहीं आना है। ठीक है, तो -1 की वजह से हमारे पास क्या हो गया, चेंज हो गया। तो यहाँ पे अगर प्लस नहीं भी लिखा होता तो आई थिंक तब भी हमारा आंसर नहीं, तब हमारा आंसर 0 आना था। अगर माइनस लिखा होता फिर 3 आ जाना था। जो भी आपको वैल्यू दी है उसके अकॉर्डिंग सॉल्व कर लेना, आइडेंटिटीज़ के अकॉर्डिंग। ठीक है, हम प्लस को हमने प्लस लेके किया है तो प्लस के हिसाब से हमारा आंसर क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, तो ऑप्शन राइट है। अगर कुछ भी ना दिया होता साइन फिर ये क्वेश्चन गलत हो जाना था। ठीक है, साइन आना ही आना है, चाहे प्लस का आए चाहे माइनस का आए, वहाँ पे जो मिसिंग था। अगर कुछ नहीं दिया मल्टीप्लाई के केस में कोई भी आंसर नहीं आता। ठीक है, तो क्वेश्चन नोट करते टाइम ये मैं यहाँ पे भी करेक्शन कर लेना। कभी कभी क्या होता है कि जो बोर्ड के एग्ज़ाम होते हैं वहाँ पे भी क्वेश्चंस में मिस्टेक होती है, लेकिन बहुत चांसेस कम है। ठीक है, 99% होता है कि एक्यूरेसी में आए, 1-आधा% कई बार चांस हो जाता है क्वेश्चन गलत आ जाता है। वो जो ऐसे जो क्वेश्चन होते हैं इनके आपको ग्रेस मार्क्स मिलते हैं। जैसे हम लोग चेक करते हैं, CBSE के एग्ज़ाम चेक करते हैं एज ए टीचर,
तो हमें प्रॉपर इंस्ट्रक्शन मिलती हैं कि जो क्वेश्चन जिसकी स्टेटमेंट रॉन्ग है उसका हम ग्रेस मार्क्स देते हैं, चाहे कुछ भी आंसर लिखा हो, चाहे आंसर गलत है, गलत ही होगा ऑब्वियसली, अगर क्वेश्चन गलत दिया हुआ है तो उसके ग्रेस मार्क्स होते हैं। तो वहाँ पे पैनिक नहीं होना। तो अगर आपने सब कुछ सही किया है, क्वेश्चन में आंसर आपका नहीं आ रहा ऑप्शंस में, तो ऑब्वियसली क्वेश्चन गलत होगा। अगर आपने सब कुछ सही किया है तो उसके आपको ग्रेस मार्क्स मिल जाते हैं। नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 26 पे। द पेरीमीटर ऑफ क्वाड्रेंट ऑफ द सर्कल ऑफ रेडियस आर। सर्कल के क्वाड्रेंट का पेरीमीटर, यानी सर्कल हमारे पास ये क्वाड्रेंट यानी उसका फोर्थ पोर्शन, इतने पोर्शन का हमने पूछा है, यानी इसका पेरीमीटर निकालना है इतने पोर्शन का। तो पेरीमीटर हमारे पास क्या होता है, बाउंड्रीज का सम। तो रेडियस उन्होंने दिया है आर, ये दोनों तो आर आर हैं, तो यानी आर प्लस आर ये दोनों तो 2r वाली ऑप्शन आएगी। 2r वाली ऑप्शन हमारे पास दो ऑप्शन हैं, बी में भी 2r है और डी में भी 2r है। तो ये देख लो ये कितना आता है। अभी पूरे अगर हम सर्कल का पेरीमीटर यानी सरकमफ्रेंस निकालें, सर्कल के पेरीमीटर को हम पेरीमीटर नहीं कहते, सरकमफ्रेंस कहते हैं। आप लोगों ने पढ़ा है, क्लास 7th में भी पढ़ा है, क्लास 6th में भी पढ़ा है। तो सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला हमारे पास होता है 2πr। तो पूरे सर्कल का तो ले नहीं रहे, उसके चौथे हिस्से का फोर्थ पार्ट, ठीक है, क्वाड्रेंट यानी उसका चौथा हिस्सा जो था, फोर्थ पार्ट था, उसका ले रहे हैं। तो 4 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, ये आंसर आ जाएगा 1/2, यानी इतने पोर्शन का सरकमफ्रेंस हमारे पास आ जाएगा 1/2πr। तो जहाँ पे आंसर आ रहा है 1/2πr + 2r, वही हमारी राइट ऑप्शन है। तो राइट ऑप्शन कौन सी है, डी। तो बी में ध्यान से देखो, यहाँ पे r² है। r² वैसे भी एरिया में होता है, पेरीमीटर में नहीं होता। तो 2r तो आना ही आना था, तो दोनों ऑप्शन में यहाँ पे r² है, तो आप वहाँ से भी इसको निगलेक्ट कर सकते हो कि r² वाली ऑप्शन तो आनी नहीं है, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन का ध्यान रखना था, पेरीमीटर ऑफ क्वाड्रेंट पूछा गया था। क्वाड्रेंट, इसमें एक मिस्टेक क्या करते हैं मोस्टली स्टूडेंट, मिस्टेक क्या करते हैं कि सीधा का सीधा जो सर्कल है ना, उसके पेरीमीटर का क्या कर देते हैं, फोर्थ पार्ट कर देते हैं, ठीक है। वो जो साथ में हमारे पास ये दो रेडियस कवर हो रहे हैं ना, जब आपने क्वाड्रेंट बनाया तो ये दोनों लाइंस भी तो आ गई बीच में क्वाड्रेंट बनाते टाइम, ठीक है। तो ये इन दोनों को भी काउंट करना। मोस्टली हम क्या करते हैं, पूरे सर्कल का जो सरकमफ्रेंस होता है ना 2πr, उसी को सीधा सीधा 4 से डिवाइड करके आंसर निकाल देते हैं, और वो भी ऑप्शन में दिया हुआ है। ऑप्शन सी भी यही, ऑप्शन सी जो गलत वाला है, जो पूरे सर्कल को 4th पार्ट से डिवाइड करके आंसर निकाल रहे हो, वो ऑप्शन बी है। ऑप्शन सी जो है वो ऑप्शंस में दी हुई है। तो अगर आपके दिमाग में ये आएगा, यानी कि जब हमने क्वाड्रेंट बनाया है तो यहाँ पे 2 रेडियस भी बन रहे हैं साथ में बाउंड्री पे, ठीक है, 2 साइड्स भी बन रहे हैं, तो उनको भी हमने कवर करना है। तो यहीं पे मिस्टेक हो जाती है। और मोस्टली जो MCQ ऐसे होते हैं ना, उसमें जब MCQ में ऑप्शंस होती है, उसमें हम टीचर को पता होता है, एग्जामिनर को पता होता है कि क्या गलती करनी है बच्चों ने, तो वो उसी हिसाब से ऑप्शंस रखते हैं बीच में, ठीक है। उनको पता होता है कि ऐसे ऐसे मिस्टेक कर सकते हैं, उस हिसाब से क्या आंसर आ सकते हैं, तो वैसी ऑप्शंस उन्होंने रखी होती हैं, ठीक है। तो बड़े ध्यान से ये चीज़ें करनी है आपने। चलो नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27, द कोन एंड सिलेंडर। आप लोगों ने जब कोन एंड सिलेंडर पढ़ा होगा तो आप लोगों को कोन एंड सिलेंडर का रिलेशन करवाया जाता है, ठीक है, इनके फॉर्मूलाज का रिलेशन करवाया जाता है। तो वही रिलेशन हमने यहाँ पे यूज़ करना है। कोन एंड सिलेंडर हैव अ सेम बेस। एक कोन है, एक सिलेंडर है, जिनका बेस सेम है, सॉरी बेस रेडियस सेम है, एंड वॉल्यूम। आपने बताना है कि हाइट ऑफ कोन एंड हाइट ऑफ सिलेंडर की जो रेशियो है वो क्या आएगी। तो हम लोगों को पता है दोनों के जो है वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या आता है। सिलेंडर के वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है πr²h, और कोन का फॉर्मूला होता है 1/3πr²h। तो उन्होंने बोला है हाइट ऑफ कोन और हाइट ऑफ सिलेंडर का आप लोगों ने क्या निकालनी है, रेशियो निकालनी है। अभी क्वेश्चन में उन्होंने बोला है कि दोनों का जो वॉल्यूम है वो सेम है, ठीक है, यानी πr², रेडियस भी सेम है। हम सिलेंडर के हाइट को h ले लेते हैं, h1 ले लेते हैं, और जो कोन है उसका रेडियस तो सेम है तो r ही लेंगे, हाइट h2 ले लेते हैं। क्वेश्चन में उन्होंने बोला दोनों का रेडियस सेम है और दोनों का जो है वॉल्यूम है वो भी सेम है।
तो वॉल्यूम को हमने कंपेयर कर दिया, पाई से पाई कट हो गया, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट हो गया, यहाँ पे आ गया H1 H2/3 रेशो निकालनी है हमने, ठीक है। तो H1 और H2 को यहाँ पे ले हैं H1/H2, ये आ जाएगा 1/3। तो क्या पूछा था, हाइट ऑफ कोन, कोन की हाइट ऊपर आनी चाहिए और सिलेंडर की हाइट नीचे आनी चाहिए, ठीक है। कोन की हाइट क्या है, H2 है, और सिलेंडर की हाइट क्या है, H1 है। तो यहाँ पे H2/H1 पूछा गया है, तो इसका रेसिप्रोकल कर दो, 3/1 आ जाएगा। ये चीज़ का ध्यान रखना है कि किसका रेशो के क्वेश्चन में पहले भी मैंने आपको बताया कि ये चीज़ का ध्यान आप लोगों ने रखना है कि किसकी रेशो किससे पूछी गई है। तो हाइट ऑफ कोन टू द हाइट ऑफ सिलेंडर, तो कोन की हाइट ऊपर आनी है, कोन की हाइट H2 थी और सिलेंडर की हाइट H1 थी। तो रेशो जब आप निकालोगे ये आंसर आ जाएगा 3:1। तो ऑप्शन बी इज़ अ राइट आंसर। अगर आप लोग रेशो ऊपर नीचे कर दोगे तो गलत आंसर 1:3 आ जाना है। फिर से वो ऑप्शन में भी दिया हुआ है, ठीक है, ऑप्शन में भी दिया हुआ है, जो रॉन्ग है ना वो ऑप्शन में दिया हुआ है, तो ये गलती नहीं करनी है हमें। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28, ये आपके पास डेटा हैंडलिंग स्टैटिस्टिक्स वाले आ गए सारे क्वेश्चन। द फॉर्मूला फॉर द मॉड का फॉर्मूला हमें पता है, जो आपको फ्रीक्वेंसी टेबल दिया जाता है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी वाला, उसमें मॉड का फॉर्मूला हमारे पास गिवन है। तो उसमें उन्होंने पूछा गया है जो F1 है वो क्या है, ठीक है। एक F0 होता है, एक F1 होता है, एक F2 होता है। उन्होंने पूछा है जो F1 है वो क्या डोनेट कर रहा है, ठीक है। तो हमारे पास फॉर्मूलाज हैं इसके बेसिक। L क्या होता है, लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास, जो भी मॉडल क्लास आपने सिलेक्ट की होती है उसकी लोअर लिमिट जो होती है वो L होता है। H हमारे पास क्या होता है, साइज ऑफ क्लास इंटरवल। F1 हमारे पास क्या होता है, फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास। आप लोग ऐसे लिखते हो ना, ऊपर F0 होता है, एक F1 होता है, एक F2 होता है। ये F1 वाली होती है हमारी मॉडल क्लास। ये F0 जो होता है वो प्रीसीडिंग फ्रीक्वेंसी होती है, और जो F2 होता है वो सक्सीडिंग जो फ्रीक्वेंसी होती है मॉडल क्लास। जो मॉडल क्लास हमने सेलेक्ट की है उससे पहले वाले जो प्रीसीडिंग है वो F0 होता है, और सक्सीडिंग वाले को हम कहते हैं F2। तो F1 यहाँ पे हमारे पास क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास, यानी ऑप्शन ए हमारे पास आंसर है। अगर आपसे पूछा जाता है F0 क्या है, तो F0 हमारे पास क्या है, फिर आंसर बी आ जाना था, प्रीसीडिंग। अगर F2 का पूछा जाता फिर सक्सीडिंग आ जाना था, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास F1 पूछा गया था, तो वो क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास। आप लिख लो, नोट कर लो, मॉडल क्लास में मॉड के फॉर्मूला में क्या क्या, F1 क्या होता है, F0 क्या होता है, F2 क्या होता है, ठीक है। ऐसे ही MCQs जो मॉड मीडियन वाले चैप्टर है उसमें से ऐसे ही MCQs आते हैं, क्योंकि क्वेश्चंस बड़े होते हैं, सॉल्व करने वाले तो आएंगे नहीं। तो यही जो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स है ये सारी चीज़ें MCQ में पूछी जाती हैं, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29। फॉर अ डिस्ट्रीब्यूशन इफ मीन इज इक्वल्स टू मीडियन इज इक्वल्स टू A, देन मॉड निकालना है। मीन और मीडियन हमारे पास A दिए हुए हैं, मीन भी A है, मीडियन भी A है, मॉड निकालना है। तो ये क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले हमारे पास एक मीन मीडियन मोड का रिलेशन होता है, वो रिलेशन पता है तो आप ये क्वेश्चन आसानी से कर सकते हो। तो रिलेशन हमारे पास क्या होता है, मॉड इज इक्वल्स टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। तो अगर आप लोगों के पास तीनों में से कोई दो दिए हुए तो आप तीसरा निकाल सकते हो, ठीक है। तो मॉड निकालना है हमने, मॉड की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, 3 मीन 3A माइनस 2 मीन 2A, 3A माइनस 2A यानी A आ गया। तो सी ऑप्शन हमारे पास क्या आ गया, राइट आंसर, क्योंकि मीन भी A था, मीडियन भी A था, है ना। चलो नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 30 पे। टोटल नंबर ऑफ आउटकम इन द एक्सपेरिमेंट ऑफ साइमल्टेनियस थ्रो ऑफ 3 डाइस। 3 डाइस आप लोगों ने थ्रो किए हैं, ठीक है, साइमल्टेनियसली इकट्ठे, तो कितने आउटकम्स आएंगे। तो नॉर्मल एग्जांपल लेके सॉल्व कर लो इसको। जैसे आप लोग एक डाई थ्रो करते हो, तो कितनी आउटकम्स आ सकती है, 6 ही आ सकती है, ठीक है। 2 डाई थ्रो करते हो तो 6 की पावर 2, ये फॉर्मूला हमने पढ़ा हुआ है, तो कितनी आउटकम्स आती हैं, 36। 3 डाई थ्रो कर रहे हो तो 6 की पावर 3, 6 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करो 216, तो 6 की पावर n हमारे पास यहाँ पे क्या है, फॉर्मूला है। 6 हमारे पास क्या है, जो हमारी आउटकम्स आ रही हैं,
और n हमारे पास क्या है, कितनी टाइम्स आपने डाई को थ्रो किया है। तो 6 रेज़ टू पावर n करके आप इसका आंसर निकाल सकते हो। उसी तरह आपके पास वो आता है, कॉइन वाला क्वेश्चन आता है। कॉइन में 2 साइड होती है, हेड एंड टेल। तो मान लो कॉइन में पूछा गया है कि कॉइन की कितनी आउटकम्स आएंगी, तो वहाँ पे बन जाएगा हमारे पास 2 रेज़ टू पावर n, ठीक है, कॉइन के केस में। तो इम्पॉर्टेंट है, नोट कर लो, इसका आंसर आ रहा है डी, ठीक है। कॉइन वाला भी साथ में नोट बना के छोटा सा नोट कर लो कि कॉइन की 2 साइड्स होती है, तो उसकी आउटकम्स निकालनी है। तो 2 रेज़ टू पावर 10 वेयर n इज़ द नंबर ऑफ टाइम कॉइन थ्रो या नंबर ऑफ टाइम डाई थ्रो, कितनी बार डाई थ्रो किया है, कितनी बार कॉइन थ्रो किया है, n वो डिपेक्ट करता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 31, एसर्शन एंड रीज़न है हमारे पास अगेन। तो ऑप्शन मैंने नहीं डाले, ऑप्शन वही होती है जो 4 ऑप्शंस होती है कि दोनों सही है, दोनों गलत है, पहला सही है दूसरा गलत है, दूसरा सही है पहला गलत है, ठीक है। तो एसर्शन हमारे पास है द प्राइम नंबर विच डिवाइड 36 ऑल्सो डिवाइड 6। उन्होंने बोला एक प्राइम नंबर है जो 36 को डिवाइड कर रहा है, तो वो प्राइम नंबर जो है हमारे 6 को भी डिवाइड करेगा, ठीक है। तो आप चेक करके देख लो 36 को कौन कौन से प्राइम नंबर डिवाइड करते हैं। 36 बनता हमारा 6 से 36, यानी इसमें सिर्फ 2 ही प्राइम नंबर आ रहे हैं, 2 और 3 आ रहे हैं, ठीक है। 36 को 2 और 3 डिवाइड करता है और 6 को भी 2 और 3 डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो एजर्शन तो बिल्कुल सही है, जो प्राइम नंबर 36 को डिवाइड कर रहे हैं वो 6 को भी डिवाइड कर रहे हैं, क्योंकि ये पर्टिकुलर एग्जांपल दी थी उन्होंने। उसके बाद रीज़न है एनी नंबर विच डिवाइड्स पी स्केयर, एनी नंबर विच डिवाइड्स पी स्केयर, ये नीचे वाला इरेज कर लेते हैं सॉल्व करने के लिए। ऑल्सो डिवाइड पी, कोई भी नंबर जो पी स्केयर को डिवाइड कर रहा है तो वो पी को भी डिवाइड करेगा। यहाँ पे भी पी कौन सा नंबर है हमें नहीं पता, पी प्राइम नंबर है, ऑड नंबर है, इवन नंबर है, पी के बारे में कुछ नहीं लिखा, बस पी लिखा है। तो पी क्यों लिखा है आप लोगों को कंफ्यूज करने के लिए कि आप मान लो कि पी प्राइम की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे उन्होंने पी मेंशन नहीं किया हुआ कि पी प्राइम है, उन्होंने बस बोला है एनी नंबर विच डिवाइड पी स्केयर, कोई नंबर जो पी स्केयर को डिवाइड कर रहा है तो वो पी को भी करेगा ही करेगा। तो यहाँ पे मैं पी स्केयर के अगर एग्जांपल लेके ले लूँ, पी स्केयर मेरे पास है 36 ही ले लेते हैं। उन्होंने बोला एनी नंबर, कोई भी नंबर जो 36 को डिवाइड कर रहा है वो यानी 6 को भी डिवाइड करेगा। तो मेरे पास 9 है, 9 है ना जो 36 को डिवाइड करता है, ठीक है। मेरे पास 4 है जो 36 को डिवाइड करता है, पूरा पूरा डिवाइड कर देता है। लेकिन ना ही 9 6 को डिवाइड करता है, ना ही 4 6 को डिवाइड करता है। यहाँ पे एनी नंबर की बात हो रही थी, एनी नंबर विच डिवाइड्स पी स्केयर ऑल्सो डिवाइड पी, कोई भी नंबर जो पी स्केयर को डिवाइड कर रहा है वो पी को भी करेगा। कोई नंबर जो 36 को डिवाइड कर रहा है वो 6 को भी करेगा। कोई नंबर, प्राइम की बात नहीं की यहाँ पे, ए वाले में जस्ट में प्राइम की बात की थी, रीज़न में एनी नंबर की बात की है। तो प्राइम के लिए तो सही हो गया, लेकिन एनी नंबर के लिए ये चीज़ गलत है, तो रीज़न क्या हो गया, गलत हो गया, एजर्शन यहाँ पे ट्रू होगी। तो ऑप्शन जिसमें हमारा एजर्शन ट्रू है, रीज़न गलत है, वो आपका राइट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 32। टोटल हमारे 4 क्वेश्चन और रह गए, 35 तक इसमें कवर है। हमारी नेक्स्ट वीडियो में होंगे पार्ट 2 में। क्वेश्चन नंबर 32, 3 रेज़ टू पावर n वेयर n इज़ अ नेचुरल नंबर कैन नॉट एंड विद द डिजिट। ऐसा हमने क्वेश्चन पहले भी किया था 2 की पावर n वाला, कि 2 की पावर n जो है वो किसके साथ एंड नहीं कर सकता, मतलब उसकी पावर सॉल्व करने के बाद उसके यूनिट डिजिट में कौन सा नंबर नहीं आ सकता। तो ये ना एग्जांपल लेके सॉल्व कर लें, n1 लिया 3, तो नॉट पूछा है ना, तो ये ए ऑप्शन तो कटूंगा। 3 की पावर 2, 3 3 इज़ 9, लास्ट में 9 आया तो डी ऑप्शन भी कट हो गई। 3 की पावर 3, 3 3 इज़ 9, 3 इज़ 27, तो लास्ट में 7 आ रहा है, तो ये ऑप्शन भी कट हो। तो अगेन वहाँ पे भी उस क्वेश्चन में भी मैंने आपको बोला था डिविजिबिलिटी रूल्स मैटर करते हैं। तो हमें पता है किसी भी नंबर के मल्टीप्लिकेशन के लास्ट में 5 तभी आता है जब उसमें 5 का फैक्टर होता है, ठीक है। तो 3 की पावर n में तो सिर्फ और सिर्फ 3 मल्टीप्लाई होगा, उसमें तो 5 का फैक्टर आएगा ही नहीं ना। तो यानी कभी भी उसके यूनिट डिजिट में 5 तो आना ही नहीं है अकॉर्डिंग टू डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 5। तो बाकी चेक करने की वैसे भी ज़रूरत नहीं थी, डायरेक्टली आंसर यहाँ पे क्लियर होना चाहिए था कि आंसर बी ऑप्शन है 5, ठीक है। अगर नहीं क्लियर तो आप 3n में n की 2-4 वैल्यूज़ फिल करके देख लो, पहली 2-3 वैल्यूज़ में आपको क्लियर हो जाएगा कि आंसर क्या आना है, ठीक है।
बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। ऐसे ही जैसे 2 की पावर n आई है, 3 की पावर n आई है, 5 की पावर n आ सकती है, या कोई भी और नंबर हो सकता है। तो जस्ट सिंपली आप लोग यहाँ तो डिविजिबिलिटी रूल लग जाएगा, उसकी हेल्प से कर लो। अगर वो नहीं लग रहा तो n की 2-3 वैल्यूज पुट करके देख लो, आपको वहीं से क्लियर हो जाएगा कि कौन सा ऑप्शन आएगा। ठीक है, या ये हमने दो क्वेश्चन किए थे, इसमें कैन नॉट वाला था, कैन वाला भी पूछा जा सकता है। ठीक है, कैन वाला भी पूछा जा सकता है, ज़रूरी नहीं हमेशा वो कैन नॉट वाले पूछे कि इनमें से कौन सा नंबर नहीं आ सकता। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 33। अ प्राइम नंबर हैज़, प्राइम नंबर की डेफिनेशन से क्वेश्चन पूछ लिया है। और प्राइम नंबर आप लोग छोटी क्लासेस में से भी पढ़ते आ रहे हो, प्राइम नंबर तो 3rd 4th में भी पढ़ते हैं, है ना। प्राइम नंबर हैज़ एग्जैक्टली ट्रू प्राइम फैक्टर, एग्जैक्टली 1 प्राइम फैक्टर, एटलीस्ट 1 प्राइम फैक्टर, एटलीस्ट 2 प्राइम फैक्टर। तो प्राइम नंबर का हमें पता है, प्राइम नंबर के 2 ही फैक्टर होते हैं, एक 1 और एक प्राइम नंबर खुद। ठीक है, तो 1 के बारे में तो हमने पढ़ा है कि 1 तो ना प्राइम नंबर है ना कॉम्पोजिट नंबर है, ना तो वो प्राइम में आता है ना कॉम्पोजिट में आता है। ठीक है, तो यानी किसी भी प्राइम नंबर के जो फैक्टर्स हैं वो 1 और p है, जिसमें से सिर्फ और सिर्फ p प्राइम है, 1 प्राइम नहीं है। ठीक है, 1 कभी भी प्राइम नहीं होगा, और सिर्फ हमेशा 2 ही फैक्टर आने, 1 एंड p। तो क्या ऑप्शन सही आ जाएगी? बी ऑप्शन हमारी करेक्ट आ जाएगी, एग्जैक्टली 1 प्राइम फैक्टर, क्योंकि प्राइम नंबर के फैक्टर ही 2 आने हैं, जिसमें से एक 1 है, एक वो खुद है। और 1 तो प्राइम नंबर होता ही नहीं है, तो दूसरा नंबर वो खुद ही है, तो वो प्राइम है। एटलीस्ट ना, एटमोस्ट ना, एग्जैक्टली 2 वाला आ रहा है, सिर्फ एग्जैक्टली 1 प्राइम नंबर, सिर्फ और सिर्फ एक प्राइम नंबर, वो भी वो खुद आ रहा है, दूसरा 1 प्राइम नंबर नहीं होता। ये मिस्टेक हमेशा करते हैं बच्चे, 1 को प्राइम नंबर लिख देते हैं, 1 प्राइम नंबर नहीं है, ना 1 कॉम्पोजिट नंबर है, ना 1 प्राइम नंबर है। ठीक है, तो ऑप्शन बी राइट आंसर है। नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 34। फॉर वेट वैल्यू ऑफ k डज द सिस्टम ऑफ इक्वेशन kx + 2y = 3 एंड 2x + y = 5 हैव अ यूनिक सोल्यूशन। तो अभी आप लोगों ने यूनिक सोल्यूशन, नो सोल्यूशन, मैनी सोल्यूशन के केसेस पढ़े हुए हैं, उसमें आप लोगों को करवाते हैं कि क्या कंडीशन हो तो यूनिक सोल्यूशन होता है, क्या कंडीशन हो तो नो सोल्यूशन, क्या कंडीशन है तो इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन होते हैं, वो सारी कंडीशंस करवाई जाती हैं। तो कंडीशंस आप लोगों को पता होनी चाहिए। तो यूनिक सोल्यूशन के लिए हमारे पास कंडीशन क्या होती है, 2 इक्वेशंस जो आपको दी हैं, उसमें a1/a2 इज़ नॉट इक्वल्स टू b1/b2। a1/a2 की रेशो b1/b2 की रेशो के बराबर नहीं आनी चाहिए। तो a1 a2 कहाँ से आते हैं, हमारी जर्नल इक्वेशन से आते हैं। तो जर्नल इक्वेशन क्या होती है, ax by + c = 0। तो जो आपको इक्वेशन दी हुई उसमें से कंपेयर कर लो, a1 a2 क्या है। तो a1 हमारी एक इक्वेशन की, इसकी वैल्यूज़ को a1 मान लेते हैं, इसकी वैल्यू को a2 और b2 मान लेते हैं। a1 यहाँ पे क्या है, पेन चेंज कर ले, यहाँ पे क्यों, ठीक है, इक्वल्स को चेक कर लेते हैं, b1 की जगह पे 2 आ रहा है, b2 की जगह पे 1 आ रहा है। ठीक है, नॉट इक्वल है, तो सॉल्व कर लो। k की वैल्यू इज़ नॉट इक्वल्स टू 4, यानी k की वैल्यू 4 नहीं होनी चाहिए, बाकी कुछ भी हो जाए। ठीक है, यूनिक सोल्यूशन लाने के लिए k की वैल्यू 4 नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर k की वैल्यू अगर 4 आ जाएगी तो ये रेशो भी 2/1 बन जाएगी, और अगर रेशो 2/1 बन गई तो रेशो बराबर हो जानी है, तो यूनिक सोल्यूशन नहीं आएगा। यूनिक सोल्यूशन आने के लिए k की वैल्यू 4 नहीं होनी चाहिए, और कुछ भी हो जाए। ठीक है, और कुछ भी हो जाए तो यूनिक सोल्यूशन आएगा। तो यूनिक सोल्यूशन की कंडीशन लगाई हमने, कंडीशन क्या कहती थी, a1/a2 इज़ नॉट इक्वल्स टू b1/b2। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35। ऐसा क्वेश्चन हमने पहले भी किया हुआ है। ठीक है, इफ़ x इज इक्वल्स टू √x वेयर x नॉट इक्वल्स टू 0, यहाँ पे x नॉट इक्वल्स टू 0 है कि x 0 नहीं है, इसको उन्होंने बोला क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में एक्सप्रेस करो और देन a + b + c की वैल्यू निकालो। तो पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एक्सप्रेस करने से पहले आप लोगों को रूट हटाना पड़ेगा। रूट हटाने के लिए हम स्क्वेयरिंग करेंगे बोथ साइड, ये बन गया x², ये बन गया x, तो x² - x इज इक्वल्स टू 0। इसमें से जब आप कंपेयर करके a की वैल्यू निकालोगे आ जाएगा 1, b की वैल्यू -1, c है ही नहीं तो वो 0 आ गया। ठीक है, a + b + c,
ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी माइनस का प्लस सी। तो जब आप इसको सारे को सॉल्व करोगे आंसर क्या आ जाएगा? 0। ये ऑप्शन हमारा क्या आ गया? फाइनल आंसर। ठीक है, तो आउट ऑफ 100 MCQs ये हमारे 35 MCQs है जो हमने इसमें कवर किए हैं। ठीक है, तो बीच में अगर कुछ गड़बड़ हुई है या कुछ भी हुआ है थोड़ा बहुत कि प्रिंटिंग मिस्टेक है, टाइपिंग मिस्टेक है, तो वो मैंने आप लोगों को साथ साथ बताया है। अगर फिर भी कहीं पे आपको कोई डाउट है, कुछ रह गया है या कुछ भी छूट गया है या कुछ मिस हो गया बताने वाला, तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, तो मैं आप लोगों को गाइड कर दूँगी। अगर मुझे कुछ पता चले आप लोगों से तो वो भी अच्छी बात है। ठीक है, तो यहाँ पे हम सभी सीखने के लिए आए हैं। तो 1 to 35 MCQ हमने इस वीडियो में कवर किए हैं। नेक्स्ट 35 वीडियो जो MCQs हैं वो इसके पार्ट 2 में कवर हो जाएंगे और देन लास्ट 30 पार्ट 3 में कवर हो जाएंगे। इसके अलावा जो और इम्पॉर्टेंट MCQ होंगे स्टैंडर्ड और बेसिक मैथमेटिक्स दोनों के लिए, तो उनकी वीडियो भी इस सीरीज़ में ज़रूर आएंगी। तो वीडियोस लेने के लिए आगे का मुझे मोटिवेट करने के लिए, सो दैट मैं ऐसी अच्छी अच्छी स्लाइड्स बनाते रहूँ, प्लीज़ 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 सब्सक्राइब माय चैनल। हमारी जो वीडियो है आज की 1 घंटे 20 मिनट की ऑलमोस्ट बन चुकी है। मैं भी टायर्ड हो चुकी हूँ बोल बोल के, तो इतनी लंबी वीडियो देखना भी होता नहीं है, देखा भी नहीं जाता। तो पार्ट्स में आएगी तो आप लोगों के लिए कवर करना भी आसान है, पढ़ना भी। 35 MCQs कर लिए, साथ साथ में हमने जितने भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स थे, इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स थे, फार्मूलाज थे, साथ साथ डिस्कस करते लिए। जो भी ट्रिक्स थी आप लोगों को बताने वाली कि ये याद कर लो, ये ज़रूरी है, वो सारी चीज़ें मैंने आपको साथ साथ बताई हुई हैं। तो आई होप आप लोगों को मेरा बताया हुआ समझ आया होगा। तो मुझे मोटिवेट करने के लिए, सो दैट मैं ऐसी और अच्छी अच्छी वीडियोस आप लोगों के लिए लाती रहूँ। प्लीज़ 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 सब्सक्राइब माई चैनल, शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड मस्ट लाइक एंड कमेंट। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे।